नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के मुद्दे पर अमेरिका अब बुरी तरह घबराया हुआ है। उसकी खुफिया एजेंसियां ही बता रही हैं कि जनता का भरोसा अपने नेतृत्व पर अब कायम नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि ईरान की सरकार गिरने के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। यानी ईरान में जो रिजीम चेंज की बात अमेरिका कर रहा था, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसकी वजह यह है कि अब भी जनता पर उसकी पकड़, यानी ईरान की सरकार की पकड़ वहां की जनता पर बनी हुई है। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को जनता ने स्वीकार कर लिया है। इस बात को ट्रंप शायद पचा नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है, उसके मंसूबों को फेल कर दिया है। इधर यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO, इसने एक चिंता बढ़ाने वाली खबर बताई है। दोस्तों, खबर यह है कि जंग की चपेट में कार्गो यानी मालवाहक जहाज भी आ रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक जहाजों पर 16 हमलों की रिपोर्ट सामने आई है। कल और आज ही कम से कम 3 हमले हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में हुए हैं। इन सारी वजहों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंच रही है और डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा व्यापार के नाम पर ही युद्ध रुकवाने के दावे करते आए हैं। तो अब उनसे सवाल होने लगे हैं कि जंग से दूर रहने वाले देश भला क्यों आर्थिक हमलों का शिकार बन रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है और इसके अलावा गैस की भी किल्लत हो रही है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका का कहना है कि हम जल्दी ही जंग खत्म कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब अमेरिका हार मानकर पीछे हटेगा या रस्सी जल गई? ऐठन नहीं गई, बल नहीं गया। ये कहें, रस्सी जल जाने के बाद अपने बल दिखाती रहेगी, यह देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ देश में भी ईरान पर जंग के कारण कोहराम मचा हुआ है। आज तो संसद में, जी हां, संसद का बजट सत्र चल रहा है, आप जानते हैं। और उसी बजट सत्र में राहुल गांधी और हरदीप सिंह पुरी आमने सामने हो गए और इस मौके पर चौका मारते हुए विपक्षी सांसदों ने एप्स्टीन का दोस्त जैसे नारे भी लगा दिए। मोदी सरकार के लिए यह सब जो है एक भयानक सपने की तरह है कि जिस चीज से भागना वो चाहती है वही उसके सामने आकर खड़ी हो जाए। आज यही संसद में हुआ। राहुल गांधी ने आज एनर्जी संकट को लेकर किस तरह मोदी सरकार को घेरा है, आइए जरा उसकी एक बानगी सुन लीजिए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इधर हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है इस जंग से रिलेटेड, और हिंदुस्तान में भी अब इस जंग की बात ज्यादा होने लगी है। और इन सब के बीच आपको पता ही है कि ईरान के खिलाफ सह प्रस्तावक बनकर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ईरान के खिलाफ बहरीन के साथ। इसके क्या मायने, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी इधर संसद में क्या कह रहे हैं, सुनिए। The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. तो यहां सुना आपने राहुल
राहुल गांधी अंग्रेजी में कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में हैं। इस जंग के बहुत बड़े नतीजे होंगे। जहां से दुनिया का 20% तेल बहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, इसका बहुत बुरा असर होगा, खासकर हम पर, क्योंकि हमारे तेल और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। दर्द तो अभी शुरू हुआ है। जी हां, दर्द तो अभी शुरू हुआ है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक है, ये तो बस शुरुआत है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इस पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया कि देश में पैनिक की वजह से डिमांड बढ़ी है, तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और भारत लंबे समय के लिए तैयार है। यही बात तो कल नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। लेकिन जिस तरह पूरे देश में लोग खाली सिलेंडरों के साथ सड़कों पर खड़े हैं, वो बता रहा है कि भारत को मोदी इस संकट के लिए तैयार नहीं कर पाए, वरना कोई वजह नहीं थी कि इस समय लोगों को परेशानियों में एक बड़ी परेशानी जो है वो, और उनकी परेशानियों में एक बड़ी परेशानी और जुड़ जाए। अगर आप नहीं समझ सकते तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। कई लोग कहते हैं और सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि आप यहां पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी को कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, उसी ढंग से हमें भी कहते हैं कि आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देख लीजिए तस्वीरें, एएनआई के रिपोर्टर्स जाके बात कर रहे हैं। ये ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी है एएनआई, आप जानते हैं, उसकी ये रिपोर्ट और उसके ये विजुअल्स हम आप तक रख रहे हैं, तो सरकार समझ सकती है कि ये क्या चल रहा है। लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, यहाँ पे लंबी लाइन है, यहाँ पे फहरिस्त नहीं लाइन है लंबी, आप देख लीजिए सिलेंडरों की लेकर, और मारा पीटी यहां सब कुछ चल रहा है। अलग अलग जगहों से वैसी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो पटना हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे वो उधर जम्मू कश्मीर हो, या अगर दक्षिण भारत में जाएं तो आप आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो या तमिलनाडु हो, हर जगह, मध्य भारत भी, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक, हर जगह, मध्य प्रदेश तक, हर जगह यही हाल है। दिल्ली का भी यही हाल है। ये बात कल भी मैं कह रहा था कि चाहे अयोध्या मंदिर की रसोई हो, चाहे रसोई जो है वो काशी विश्वनाथ की हो, ये दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की तस्वीर है ये। क्या ऐसी तस्वीरें आपने पिछले 10 साल में कभी देखी थी? नहीं, लेकिन आज देख लीजिए तस्वीर। वैसे हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा है कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति सुरक्षित है और तेल की जो मात्रा संरक्षित की गई है वो उससे भी ज्यादा है जो हॉर्मुज से मिलती थी। संकट से पहले भारत का लगभग 45% कच्चे तेल का आयात हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होता था। भारत ने उतना कच्चा तेल संरक्षित कर लिया है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने के समय में मिलने वाले तेल से भी अधिक है। एलपीजी के उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे की खरीद भी जारी रहेगी। पुरी ने आगे यह भी कहा है कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीब और वंचित लोगों की रसोई में किसी तरह की कमी न हो। घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और डिलीवरी पहले के जैसी ही की जा रही है। ये बातें कितनी सच हैं, हरदीप पुरी साहब को जरा सड़कों पे जाके देखनी चाहिए इन बातों को। उनकी बातें, ये लाइनें जो दिखाई दे रही थीं दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों की, वो लाइनें इनकी बातों को खारिज करती हैं। कहती हैं कि आप हरदीप सिंह पुरी साहब, आप संसद के अंदर झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ शब्द भले संसद के अंदर अमर्यादित हो, ये अस्वीकार्य हो, इसे एक्सपंज कर दिया जाए संसद के अंदर, लेकिन संसद के बाहर यही कहा जाएगा हरदीप पुरी के लिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है, लोग पैनिक में हैं। अब संसद में खड़े होकर केंद्रीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, जमीनी हालात वैसे तो दिख नहीं रहे। तो सवाल यही है कि क्या सरकार ने एक बार फिर लोगों को गुमराह किया है, या आप और हम जो आंखों से देख रहे हैं उस पर यकीन न कर सरकार की बात ही हम सुने। ऐसे भी अंधभक्तों की कमी नहीं है, आंखों पे पट्टी बांधकर आप सरकार की बात सुनते रहते हैं। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने एक तरफ नरेंद्र मोदी को घेरा है और साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को घेरते हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मैंने पहेली सुलझा ली है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने पहेली सुलझा ली है और पहेली समझौते के बारे में है, यानी कॉम्प्रोमाइज के बारे में है। हमारे यहां एक सज्जन बैठे हैं जो पेट्रोलियम मंत्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो मिस्टर एप्स्टीन के दोस्त हैं।
राहुल के इतना कहते ही संसद में हंगामा होने लगा। स्पीकर ओम बिरला आज मौजूद थे, लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया पहले जब वो कुर्सी पे आए, लेकिन उसके बाद जब ये सारे कांड हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तब राहुल गांधी ने जैसे ही ये कहा कि आप तो पहले ही कह चुके हैं कि आप एप्स्टीन के दोस्त हैं, स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि नहीं, आपने जो नोटिस दिया है उस पर बोलिए, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस पर ही बोलिए, इसके अलावा इजाजत नहीं दी जाएगी। जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Sir, I'm talking about national. I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from माननीय George Soros. सदस्य, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस से कौन कैसे पैसा लिया, तो घूम फिर कर, जी हां, घूम फिर कर एप्स्टीन का जिन्न बोतल से बार बार बाहर आ ही रहा है। ट्रंप ने भी इससे बचने के लिए ईरान पर हमला बोल दिया, लेकिन उसमें और ज्यादा अमेरिका को फंसा दिया। इधर भारत में भी यह मुद्दा दबाया जाना नामुमकिन लग रहा है। इस बीच रूसी मीडिया, जी हां, आरटी, आप जानते हैं, रशिया टुडे ग्रुप, इसने यहां से खबर आई है कि अमेरिकी B-2B जो B-2 बॉम्बर है, उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं। अमेरिकी B-2B यानी B-2 बॉम्बर बस्टर, उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं। वेंटोर लैब ने तालेगन 2 न्यूक्लियर साइट पर की तस्वीर जारी की है, जिसमें बंकर बस्टर बमों से हमले के सटीक इंपैक्ट पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस जंग के और खतरनाक मोड़ लेने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद खलीबाफ ने कहा है कि फारस की खाड़ी में स्थित ईरानी द्वीपों के खिलाफ अमेरिका की कोई भी आक्रामकता ईरान को संयम छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। ईरान को संयम छोड़ने के लिए मजबूर का मतलब आप समझते हैं दोस्तों? इसका मतलब है कि ईरान और तगड़ा वार करेगा। अगर अमेरिका आक्रामक होगा तो ईरान अपने संयम को यहां बरकरार नहीं रखेगा, उसे वो छोड़कर आगे बढ़ेगा। तो ईरान ज्यादा आक्रामक होने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है और उधर अमेरिका युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाश रहा है। इस बीच भारत किस तरह सामने आए संकट से खुद को संभालेगा, इन तमाम मसलों पे यहां ट्रायंगल देखिए, अमेरिका है, ईरान है और इंडिया है। इस ट्रायंगल में कौन पिस रहा है? तीनों जगहों की जनता पिस रही है। और जिम्मेदार कौन है? चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं, और उधर ईरान से सीधे हमारे साथी नजर अब्बास रिजवी साहब हैं। रिजवी साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम हमारे चारों साथियों इधर हिंदुस्तान से, और आप तमाम साथी, दर्शक साथी हमारे इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, आप सबका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत बड़ा दिन आज का, ईरान और अमेरिका और इजराइल, इसको जो हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, और इन सब के बीच इधर हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है। उस खेल को भी उजागर करने की कोशिश करेंगे, और संसद में जो चल रहा है हमारे साथी शकील अख्तर जी रोजाना लेकर आते हैं। लेकिन पहले चलते हैं उधर सीधे ईरान। रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईरान का सूरत हाल समझते हैं उनके जरिए। और आप सब जानते हैं, लाइव कमेंट्री, अकेला चैनल, डिजिटल मोड हिंदुस्तान में डीबी लाइव है, जो लगातार आपको रिजवी साहब के जरिए, रिजवी साहब के और भी कलीग्स के जरिए ईरान का और इस जंग का सूरत हाल आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पूरी ईरान की टीम का, और शुक्रिया रिजवी साहब आपका स्पेशली, और ज़मीर साहब और अब्दी साहब, तमाम हमारे साथी जो जुड़ते हैं अलग अलग दिनों में, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और सीधे आपके पास आना चाहता हूं। आज 13वां दिन है, आज 13th डे ऑफ दिस वॉर।
और अभी लास्ट में ये बयान बहुत मायने रखता है कि जो संयम है, जो अभी तक हम लोगों ने अभी तक शांति बरकरार रखने की जो कोशिश की है, जो हमले किए हैं, जो वो हमले उस कदर नहीं किए जिस कदर होने चाहिए थे। और अगर अमेरिका इसमें हमारे उस संयम को तोड़ेगा तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके क्या मायने हैं, जरा रिजवी साहब बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहां से ईरान के जो ईरान का व्यू पॉइंट है वो यहाँ से बयान किया जा सके दर्शकों के लिए, और जो वरिष्ठ साथी जुड़े हैं उनका भी मैं शुक्रिया कहता हूँ। साथ साथ तमाम आपके व्यूअर्स को, तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करता हूँ। देखिए, ये जो पहले भी बात तय हो चुकी है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका इस जंग में, इस युद्ध में जो है बुरी तरीके से उलझ चुका है। तो और वो अब ये चाहता है कि किसी तरीके से हम एक बहाना बना के, किसी तरीके से कोई बात करके हम जो है इस जंग से बाहर निकल जाए। और कुछ इंटेलेक्चुअल्स का जो तहलील करते हैं, उनका ये भी कहना है कि अमेरिका और खासतौर से ट्रम्प का जो नेचर है, अब उसको बलि के बकरे चाहिए इस जंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि ट्रम्प का जो मिजाज है वो एक व्यापारी है, और व्यापारी जो होता है वो आसानी से हार नहीं मानना चाहता, और हार हो भी जाए तो उसको स्वीकार नहीं करता। तो कभी वो अपने दामाद को डांटता है, कभी वो विटकॉफ को डांटता है, कभी वो जो है पीटर को डांटता है, कभी वो नेतन्याहू को जवाब लगाता है। तो अभी जो है ना, उनका जो मानसिक संतुलन जिसपे हम लोग बात करते आए हैं, जो मानसिक संतुलन नहीं सही है, वो और ज्यादा उनका संतुलन अभी खराब होगा, और इस तरह के बयानात देंगे कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। आपसे पहले भी बात होती रही है कि आज रात जो है वो कयामत की रात है, हम जो है 20 गुना बड़ा हमला करने वाले हैं, हमने नेवी खत्म कर दी, हमने एयरफोर्स खत्म कर दी, अब हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छी बात कही हमारे एक दोस्त ने, तो अभी जो जितने हमले हो रहे हैं ईरान में, वो सारे जिन्नात कर रहे हैं, वो सारे प्रेत आके कर रहे हैं हमले, मिसाइल लगातार बरसाई जा रही हैं, 41 वेव्स चल चुकी हैं मिसाइल्स की। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जो हाल है, एक भी जो जहाज है वो गुजर नहीं पा रहा है, तो ये भी जिन्नात आके कर रहे हैं। तो कोई टारगेट नहीं बचा है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश करते हैं कि कहें कि अब हम बहुत बड़ा हमला करें। तो ये जो आपस में जो ना कॉन्ट्राडिक्शन है ट्रम्प की बातों में, एक तरफ कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है, बस निकलने ही वाले हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम हमला बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह के जो ये बयानात इनके आते हैं, इस बयानात से निपटने के लिए जो खलीबाफ साहब ने बयान दिया है कि अगर आपने कोई भी ऐसी सेंसेशनल काम किया कि जैसे आपने गलत मिस कैलकुलेशन करके आपने जो है पहली जंग शुरुआत करी और आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया, आपका मिस कैलकुलेशन था, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, आप नहीं सही तरीके से समझ पाए और इसमें आगे उलझ गए हैं। तो अगर इस तरह की कोई गैर मानवीय हरकत करी, जैसे कि आपने जंग की शुरुआत में बच्चों को स्कूल पे अटैक किया, या जो इनके जहाज हैं जो अनआर्म्ड था, मिलिट्री क्षेत्र से दूर था, उस पर हमला किया, इस तरह की कोई भी गैर इंसानी हरकत करी, तो वाकई ईरान का जो हमले का मैंने देखा था 3 या 4 दिन पहले बयान आया था IRGC का कि हम 20% जो है अपने हमले की शिद्दत को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब भी हुआ कि वाकई कितना संयम है। एक तरफ कि आपके हॉस्पिटल पे अटैक हो रहा है, आपके सिविलियन टारगेट्स पे अटैक हो रहा है, आपके बच्चों को मारा जा रहा है, आपके स्कूल के अटैक हो रहा है, लेकिन पूरी संयम के साथ IRGC प्लान तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो है मिस कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे जज्बात में आके हमले नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एक जंग है, जंग की तैयारी है, पूरा इनका महाज तैयार है, इन्होंने बहुत प्लान तरीके से इस जंग की तैयारी की है। तो वो जो बात आई है कि शिद्दत बढ़ जाएगी और संयम खो देंगे, तो अभी जो मैंने बताया कि 20% का उन्होंने कहा था हमने इजाफा किया है, तो 100% का भी इजाफा हो सकता है, 200% का भी इजाफा जो है वो शिद्दत में हो सकता है। ये एक तरह से चेतावनी है ईरान की, अमेरिका के लिए, इस्राइल के लिए, कि जितना ज्यादा अभी आप इस जंग में उलझे हैं, और आपको बयान आप देखते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती है वेस्टर्न मीडिया में, इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रुपए पैसे का नुकसान जंग में बड़ा नहीं होता है, खासतौर से अमेरिका जैसे बदमाश का, कि जिनके पास पैसे के बड़े बड़े सोर्सेज हैं, ज्यादा है वो उनकी साख्त का होता है, उनकी हेजिमनी होती है, जो उनका एक टेरर है पूरी दुनिया में। आज से 10 साल 20 साल 50 साल देखें तो कोई अमेरिका के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था, लेकिन आज आप देखें स्पेन मुखालफत कर रहा है और आयरलैंड मुखालफत कर रहा है, यूरोप के दूसरे ममालिक के अंदर मुखालफत शुरू हो गई। अमेरिका के हत्ता वो यूक्रेन की, जिनको आपने साल पैसे दिए, मिसाइल दिए, वो यूक्रेन का डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे आके अमेरिका का मजाक बनाता है। तो अब वो जो एक आपकी पावर थी, आप जो वर्ल्ड पावर थे, आपकी हर जगह आवाज चलती थी, वो सब खत्म हो चुका है। तो ये हकीकत इनको समझनी चाहिए और अपने इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आना चाहिए कि हम जो कहेंगे
वही चलेगा। तो इस वजह से ईरान ने ये बयान दिया है साफ करने के लिए कि अगर कोई भी इन्होंने शरारत करी कि जिसकी वजह से ईरान को कोई ऐसा नुकसान होता है कि जहां पे सिविलियन स्ट्रक्चर पे या बुरा हमला किया जाता है, तो ईरान बहुत शिद्दत से पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देगा। जी, इसमें ये बताइए रिजवी साहब की जो CIA की रिपोर्ट, FBI की रिपोर्ट वहां जो आ रही हैं अमेरिका में जो दी जा रही हैं, उसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो बहुत मजबूती के साथ अभी भी परमाणु हमला करने तक की तैयारियां कर रहा है। ये वहां अमेरिका में बताई जा रही हैं। एक तरफ उनकी जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी जो इस ढंग की इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं, ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को डराने वाली बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम तो इस युद्ध को, इस जंग को जीत चुके हैं, जब भी चाहूं तो घोषणा कर दूं कि जंग समाप्त हो गई। और तीसरी तरफ ईरान जो बार बार कह रहा है, अभी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की बात कर लें, अब्बास अरागची की बात कर लें, या और लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे IRGC की बात कर लें जिसमें आप 39वीं लहर की बात कर रहे थे या 40वीं लहर हो, जो भी है, इन सब की बात करें, तैयारियां अंदर खाने पूरी। तो इसको कैसे देखा जाए ईरान के हिसाब से, लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से कैसे देखा जाए? क्योंकि अमेरिका में इन सब में सब कुछ कॉमन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम पहले दिन जीत गए थे, और वो साफ समझ में आ रहा है अगर जीत गए थे तो 13 दिन से कर क्या रहे हैं? घोषणा कर देते एक तरफा, आप नहीं करते, आप हमला नहीं बोलते, ईरान चुप बैठ जाता, यही कर सकते थे। और ज्यादा से ज्यादा शेल्टर लेने के लिए यूनाइटेड नेशन चले जाते, वहां पे जाके आप वीटो का इस्तेमाल करते, कुछ और करते। आपने ये सब तो किया नहीं, क्योंकि और भी तरीके हैं शांति के। ये हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखा है। तो यहां लेकिन इन दोनों के बीच एक जो ट्रायंगल तीसरा नजर आ रहा है, वो तीसरा ट्रायंगल है वहां की FBI और CIA की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को लेकर इधर क्या चर्चा है ईरान में, जरा ये बताइए। इसके बाद एक और सवाल बहुत अहम है जिस पे आऊंगा, जिसमें नए आपके जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं उनका बयान जो है आया है, अब शायद आज बयान आया है, उस पर भी आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन पहले हम अमेरिका चलते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ईरान और ईरानी जो पूरा निजाम है, ईरान की आवाम है, वो अमेरिका की रिपोर्ट्स को सिर्फ मसलन सीरियस लेती नहीं है इतना, और ना उसके हिसाब से प्लानिंग करती है। मैं एक चीज को हाईलाइट पहले करना चाहूंगा राजीव जी। देखिए, आप यहाँ पे ईरान में एक 5वीं क्लास के बच्चे का इंटरव्यू आए और करें और कहें कि जंग को लेके तुम्हारा क्या नजरिया है, और फिर आप बात करें कालीबाफ साहब की, आप बात करें पेजेश्कियान साहब की, आप बात करें IRGC के किसी कमांडर की, आप बात करें एक आम पुलिस वाले की, ना तो आपको सबकी बातों में एक जैसी ही बात समझ में आएगी कि भाई एक 5वीं क्लास का बच्चे से लेके प्रेसिडेंट लेवल तक सब एकजुट हैं, एक मत है, एक नजरिया है जंग को लेके। अब आप आइए यूएस में प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, FBI कुछ और कह रही है, CIA कुछ और कह रही है, जनता कुछ और चाह रही है, और मीडिया कुछ और कह रहा है। वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ और कह रहा है, उनका वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ और कह रहा है। हर आदमी की अपनी 1.5 ईंट की एक मस्जिद है, और वहां से खड़ा होकर वो आवाज लगा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जंग जो है ना, एक होती है मिलिट्री जंग और एक होती है साइकोलॉजिकल जंग। तो ये ओपिनियन आप दुनिया में एक आम आदमी से पूछिए जिसकी अक्ल काम कर रही हो और वो बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस रखता हो, तो उससे पूछे कि भाई इस जंग में, अमेरिका और ईरान की जंग में क्या मामला चल रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि अमेरिका पूरी तरह से जो है इस वक्त हताश है, मुख्तलिफ बयानात दे रहा है। अब FBI कह रहे हैं, CIA कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। यहाँ पे पूरी तरह से वाज़ेह है, आयतुल्ला खामनेई का फतवा था, लास्ट मोमेंट तक उनका ये कहना था कि कोई भी ऐसा हथियार नहीं यूज किया जाएगा जिससे नॉन मिलिट्री लोगों की, सिविलियंस की जिंदगी को। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे मिसाइल जब बनाई जाती हैं, आयतुल्ला खामनेई के पास मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, जो बड़े बड़े सरदार होते थे, कमांडर्स होते थे IRGC के, वो जाते थे कि हमने एक मिसाइल बना ली है शुरुआत में, तो वो कहते थे कि अच्छा बताओ कितना प्रिसिशन है इस मिसाइल का, तो वो कहते थे कि 100 मीटर के दायरे में ये हमला करेगी। तो कहते, आयतुल्ला खामनेई के बयान है, रिकॉर्डर है, कि वो कहते थे कि नहीं, अभी इन मिसाइल्स को यूज करने का हक नहीं है, क्योंकि 100 मीटर का अगर आपका प्रिसिशन में गड़बड़ी है तो मासूम जिंदगियों को खतरा हो सकता है। तो उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट ये है कि जब तक टू द पॉइंट प्रिसिशन मिसाइल्स हमने नहीं बना ली, तब तक उन्होंने इजाजत नहीं दी है इन मिसाइल्स को यूज करने की। तो इंसानी जिंदगियों को, मासूम जिंदगियों की अहमियत को देखते हुए आयतुल्ला खामनेई इतने हसास थे, इतने सेंसिटिव थे कि मिसाइल्स में इजाजत नहीं दे रहे थे। तो वो न्यूक्लियर
वेपन की तो दूर की बात है, पूरा क्लियर स्टैंड है ईरान का। मसला ये है कि ईरान बार बार कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, वो चिल्ला रहा है 20 साल से, 10 साल से, और ये भी कह रहा है कि अगर हम बनाना चाहते तो शायद बना लेते, लेकिन क्योंकि हम रिलीजियस तौर से, हम धार्मिक तौर से बाध्य हैं, हमारा फतवा है सबसे सर्वोच्च जो धार्मिक हमारे लीडर हैं उनका कि हम नहीं बना सकते, तो एक तरफ ये स्टैंड है कि न्यूक्लियर वेपन की कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से ये अपनी पब्लिक को उलझाने के लिए, पब्लिक का ओपिनियन गोलमोल करने के लिए कि हम किसी तरीके से इस जंग को आगे बढ़ाएं, खींचे, उलझाए रखें, तो ये रिपोर्ट्स आती हैं FBI की कि न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, ये सारी चीजें, तो ये सारी बेबुनियाद है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ राजीव जी, आपने सुबह देखा होगा, मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप पे मैसेज आया कि रॉयटर्स ने कहा है ईरानी सूत्रों के माध्यम से कि हिंदुस्तान की जो शिप्स हैं वो निकल रही हैं। फिर 2 घंटे बाद आया कि उसी रॉयटर्स ने कहा है ईरानी सोर्सेस के माध्यम से कि नहीं शिप्स नहीं निकल रही हैं। अब आप बताएं, रॉयटर्स जैसी एजेंसी का ये हाल है कि वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में अपना बयान बदल रही है, तो मीडिया और CIA और FBI का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि झूठ के सहारे दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैंने बार बार ये बात आपके माध्यम से भी दर्शकों तक पहुंचाई है कि देखिए ईरान ने जो भी किया है सीना ठोक के किया है, उन्होंने कभी भी छुप के नहीं ये काम किया। उन्होंने कहा कि हमने कतर पे अटैक किया, हमने दुबई पे अटैक किया, हमने कुवैत पे, बहरीन पे अटैक किया, वो हर बाकायदा डिटेलिंग बयान करते हैं। स्पोक पर्सन उनका टीवी पे आता है, वो बताता है कि हमने 12वीं वेव करी, 25वीं वेव करी, 35वीं वेव करी, 3 वेव करी, कोई भी ढकी छुपी बात यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बताते हैं। आप देखिए ना, अगर फर्ज करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जब नेतन्याहू अभी गायब है 5 दिन से, क्या उनका हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर 24 घंटे के अंदर पब्लिक को दे दी गई। तो पब्लिक को भी इसीलिए अपने निजाम के ऊपर भरोसा रहता है कि निजाम हमें कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, निजाम हमें जो है वो पागल नहीं बना रहा है, निजाम हमको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सारी खबरें दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा, आप 5वीं क्लास के बच्चे से लेके प्रेसिडेंट तक के लेवल के बंदे का अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो उनकी बातों में बिल्कुल एक बयान, एक तरह की बात करेंगे, उलझी गोलमोल बातें नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये जो बात है कि हम जंग पहले दिन जीत गए हैं, तो भाई अगर तुम आप पहले दिन जीत गए हो तो आप और आपके साथी वो किसी मसलन अच्छे से रिसोर्ट में जाके पार्टी कर रहे होते। इस वक्त आपके साथी नेतन्याहू पूरी दुनिया से गायब हैं, जिंदा नहीं है, घायल हैं, जख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं, चांद पे हैं, मार्स पे हैं, नहीं पता। तो ये समझ में आता है कि अगर आप जीत गए थे तो आपको इस वक्त जो है पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, आपको इंटरव्यूज देना चाहिए, आपको जीत का जश्न मनाना चाहिए। तो ये सारी बात, वही मेरी बात पलटने की वहीं पे कि मानसिक संतुलन जो है वो ट्रम्प साहब का नहीं सही है। और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही अमेरिका की आवाम जो है, जैसे कि मुख्तलिफ मुल्कों में होता है, अमेरिका की आवाम उठेगी और कहेगी कि भाई कम से कम हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा जो है वो शख्स नहीं होना चाहिए कि जो सही से बयानात भी ना दे सके, सुबह कुछ और कहे, शाम को कुछ और कहे। तो ये मैं आपके दर्शकों के, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा अमेरिका के जो लोग हैं, जिनका जमीर जिंदा है, जिनकी अकलें काम कर रही हैं, कि भाई अपने मुल्क को संभाल लो। नेशनल सिक्योरिटी का मसला ईरान, मध्य एशिया में नहीं है, तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला वाशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, कि जिसने तुम्हारे लिए अब तुम्हारी जिंदगियों को मुश्किल कर रखा है। जी बिल्कुल। अब जरा ये बताइए, नए सुप्रीम लीडर उनका क्या अभी देश के नाम कोई संबोधन, कोई बयान, कुछ और आया है क्या? और दूसरी चीज़ कि इनकी नियुक्ति के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद, फिर क्योंकि इजराइल ने भी कहा था कि आप अगर किसी को ऐसे आप अपॉइंट करेंगे, लेकर आएंगे तो हम मार डालेंगे, और अमेरिका ने तो साफ कह दिया था कि वहाँ नया सुप्रीम लीडर हमारे कहने से होगा। ये सब कुछ हुआ नहीं। क्या कुछ चल रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया है? अभी मैं जस्ट अभी आपके साथ जब मैं जुड़ा हूं ना, उसी वक्त तकरीबन यहाँ का जो 5, आप वहाँ का 7, यहाँ का 5 बजता है, तो 5 बजे तकरीबन जो है मैसेज आया। मैं पूरा बयान नहीं पढ़ पाया जी, जो 1-2 पॉइंट मैंने जल्दी बयान पढ़े हैं उस पर आऊंगा। लेकिन पहले ये कि अमेरिका ने कहा कि ये बात पहले आई, मैं फिर से जिक्र कर दूं जिन्होंने पहले नहीं सुनी थी, कि जो डिप्टी वाइस फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, वो जब इंडिया गए तो उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया कि अमेरिका, ट्रम्प के चाहने से तो न्यूयॉर्क का मेयर भी नहीं बनता। इतनी पूरी ताकत लगा ली, पूरी कोशिश कर ली, पूरे पैसे की ताकत, पूरे पॉलिटिकल पावर लगा ली कि मामदानी जो है वो न्यूयॉर्क के मेयर ना बने। तो जब आपका मेयर के ऊपर बस नहीं है तो ईरान के सुप्रीम लीडर में आपका क्या बस चलेगा?
तो ये बात थी कि उसमें कोई वो नहीं, और ये वेनेजुएला नहीं है कि आपने वेनेजुएला से अगवा कर लिया वहां के प्रेसिडेंट को और वहां के जो बाद में लीडरान आए हैं उनके साथ आपने साठगांठ करके उस पर कब्जा कर लिया है और उसका वहां का लूट रहे हैं वहां का तेल। तो उस पे एक ये तो पूरा है कि वेनेजुएला नहीं है ईरान, और ईरान के सुप्रीम लीडर जो सेलेक्ट हुए उसका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, ईरान का आइन है, ये संविधान है जिसके तहत ये मुल्क चलता है, उसके तहत उनको सेलेक्ट किया गया है। किसी भी बाहरी दबाव और प्रेशर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इसीलिए पूरे जोश के साथ पूरी आवाम ने, मैं यहाँ ईरान के अंदर हूँ, एक भी कोई भी इस तरह की मुखालफत की आवाज कहीं से नहीं आ रही है। कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि शिकायतें रहती हैं रहबर मौजम से या इनकलाब के खिलाफ या निजाम के खिलाफ आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन इस वक्त इनके सिलेक्शन के बाद किसी भी तरह की कोई मुखालफत कहीं भी से भी नहीं उठ रही है, जो बताता है कि युद्ध की वजह से जैसे खुद ईरान में जो डिफरेंट ओपिनियन के लोग थे, डिफरेंट के जो गिरोह थे, जो पार्टीज थी कह ले या फैक्शंस थे, उन सब में इतना इत्तेहाद हो चुका है, मान रहे हैं कि अगर हम इस वक्त अपने घर के इख्तिलाफात के बारे में बात करेंगे तो बाहर का दुश्मन हम पे हमलावर हो जाएगा। तो पूरी तरीके से आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई को लोगों ने कबूल किया है रहबर के तौर पे। जो 2 पॉइंट मैंने देखे हैं, वो एक जो पॉइंट शुरू में उन्होंने कहा है वो ये कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक बोझ है, बहुत बड़ा एक दायित्व है जो मेरे ऊपर आया है और मुझे भी इसकी खबर नहीं थी। जैसे पब्लिक को जब खबर हुई कि मजलिस खुबरगान ने मुझे सिलेक्ट किया, उस वक्त मुझे मालूम चला। साथ ही साथ उन्होंने हाईलाइट किया है कि 2 बड़े सुप्रीम लीडर जो गुजरे हैं, इमाम खुमैनी की जो खुद इस क्रांति के लीडर हैं, इस क्रांति को लेके आए थे, पूरा उन्होंने निजाम को कायम किया था, उनका, और कह रहे हैं कि 30-35 साल से जो आयतुल्लाह खामनेई जो शहीद हुए हैं, इन 2 बड़े लीडर्स के दायित्व को निभाना मेरे लिए बहुत सख्त काम है और मैं ये बिना खुदा की मदद से और आवाम के ताउन से, आवाम की मदद के बिना नहीं कर सकता हूँ। एक पॉइंट उन्होंने ये हाईलाइट किया है और दूसरा उन्होंने खास तौर से जो हाईलाइट किया है, आप जानते हैं कि कल जो है वो रमजान का आखिरी फ्राइडे है और रमजान का आखिरी फ्राइडे इमाम खुमैनी ने जो है इनकलाब की क्रांति की सक्सेस के बाद कहा था कि ये यौमुल कुद्स है, यानी कुद्स की आजादी के लिए मन गया, ये इंटरनेशनल कुद्स डे है कल। उस तौर से उन्होंने हाईलाइट किया है कि पूरी दुनिया के मुसलमान यौमुल कुद्स के दिन आवाज उठाएं कुद्स के लिए, और खास तौर से तूफान अक्सा के अक्टूबर के बाद से यौमुल कुद्स की अहमियत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कल आप देखेंगे पूरी दुनिया में, खास तौर से ईरान में या ईरान, यमन, लेबनान, जितने भी इस मंतखे में ऐसे मुल्क है कि जहां इंसाफ की आवाज उठती है, वहां पे बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों की तादाद में लोग रोड पे रहेंगे। मुख्तलिफ और भी शहर दुनिया के मुल्कों में जो है यौमुल कुद्स की रैली रहेगी। तो खास उन्होंने जो है तवज्जो दिलाई है, मुसलमानों से अपील की है कि यौमुल कुद्स यानी इंटरनेशनल कुद्स के दिन जो है सब लोग जो है सड़कों पे उतरे और कुद्स की और फिलिस्तीन की आजादी की मांग को दोबारा एक बार एक इत्तेहाद के साथ और यूनिटी के साथ फिर से दुनिया को बताएं। और ये 2 पॉइंट मैंने फिलहाल देखे हैं, जो बयान आया है वो काफी लंबा है, इसके अलावा और भी अगर पॉइंट होंगे वो आगे हम आपके साथ। जी, थोड़ा सा छोटा सा बयान हम भी रखना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं भी बस जल्दी जो आपसे बात हो रही है तो थोड़ा बहुत देख पाया मैं। कह रहे हैं यहाँ पर आयतुल्लाह सैयद मुस्तफा खामनेई कि हम ईरान के शहीदों, विशेषकर मिनाब के शहीदों के खून का बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कहना है मुस्तफा खामनेई का। हम ईरान के शहीदों, विशेषकर मिनाब के शहीदों, जो बच्चियाँ 168 बच्चियाँ और टोटल, ये देखिए, हम ईरान के शहीदों, विशेषकर मिनाब के शहीदों के खून का बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस्लामी क्रांति के नेता ने इस बात पर जोर दिया, यानी यहाँ मुस्तफा की बात हो रही, मुस्तफा खामनेई की, कि अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस के जुलूसों के दौरान सभी को प्रभावी उपस्थिति दिखानी चाहिए, विशेषकर ऐसी उपस्थिति जो दुश्मन को विफल कर दे। ये कह रहे हैं कि यानी यहाँ आप आइए और जमकर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है, वो होर्मुज को लेकर कही है, जो अभी आप बता भी रहे थे। होर्मुज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए, इनका कहना है, होर्मुज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए। ये कहना है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का। और भी बहुत कुछ है जैसा आप भी बता रहे हैं, वो लंबा चौड़ा है उनका संदेश, लेकिन पहला संदेश है और ये इनके संदेश को जो 2-3 लाइनें आपके सामने रखा हूँ, रिजवी साहब ज़रा इसको ईरान के लोग किस ढंग से लेंगे, इसकी थोड़ी सी आप व्याख्या कर दीजिए, फिर आते हैं
जल्दी से इधर आते हैं हम, हिंदुस्तान आपको थोड़ा रोक के रखूंगा और हिंदुस्तान में क्या चल रहा है इस पे भी बात करेंगे। शकील जी सीधे संसद से भागे भागे आ रहे हैं तो इनके पास भी पहुंचेंगे हम। इस बीच एक दो लाइन और भी आई है, हम इस क्षेत्र के देशों को अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने की सलाह देते हैं। देखिए जो आ रहा है सामने रख रहा हूं, ये मुस्तफा खामनेई का कहना है। इस एरिया के देशों को, मित्र राष्ट्रों को अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने की सलाह हम देते हैं, ये कह रहे हैं। और साथ साथ यहां पे खाड़ी देशों में हमले नहीं रुकेंगे, ये भी कहा है। अगर आप इसको बंद कर दीजिए बेहतर है, नहीं तो हमले नहीं करेंगे। दुश्मन के ठिकानों का उद्देश्य उनके देशों पर नियंत्रण करना है। हम पड़ोसी देशों के साथ मित्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन हम उनमें स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखने के लिए विवश हैं, क्योंकि इन्हीं ठिकानों से हम पर हमले किए गए हैं, ये कहना है। और ये लंबा अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बीच बीच में आप भी देखते रहेंगे, रिजवी साहब आप भी बताएंगे। लेकिन इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या जो ये 5वीं क्लास के बच्चे से लेकर राष्ट्रपति पेजिशकियान तक जो हम बात कर रहे थे, सर्वोच्च नेता तक, उसी दिशा में हम देखें? मैंने वही बात अभी जो कही इत्तेफाक से ऐसा वही बात मैंने कहा पेजिशकियान साहब तक। अब आप ऊपर चले जाएं तो 5वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो, सब एक जैसी बात कर रहे हैं, एक मत होके एक बात कर रहे हैं कि हमें जो है इंतकाम लेना है, हमें रहबर शहीद का इंतकाम लेना है, हमें उन बच्चियों का इंतकाम लेना है, हम होर्मुज को बंद करके रखेंगे। हम खाड़ी देशों से मित्रता रखते हैं, लेकिन उनको हम ये नसीहत करना चाहते हैं कि अगर आप ये मित्रता का हक अदा करना चाहते हैं तो यूएस को बाहर निकालें और ये अटैक्स जारी रहेंगे। आप अब इस सिनेरियो को समझे राजीव जी कि एक मुल्क है कि जहां पे अटैक हुआ था और उसके बुजुर्ग नेता को जो है, जो उसके एक शफीक बाप की तरह जो नेता था, एक बाप की तरह वाकई वो अपने पूरे मुल्क के बच्चों को तरबियत करता था। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, उनके बयानात को देखा है, उनकी मोहब्बतों को देखा है जो वो ईरानी आवाम के साथ और पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों के साथ करते थे। मैंने उनके बयानात रेगुलर में पढ़ता रहता था और मैं फिर दावत दूंगा आपको भी और अपने दर्शकों को भी कि जरूर उनके बयानात को पढ़ें और देखें। एक बाप की तरह वो अपनी मुल्क की जो है वो तरबियत कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे थे। अब ऐसे बाप को छीन लिया गया था, एक क्रूर जालिम हमलावर ने जो है उनके बाप को छीन लिया। तो वो जो गुस्सा था, वो जो जोश और बलबला था ईरानी आवाम के अंदर, वो बहुत ज्यादा था, मैंने आपसे कहा। और वो जब ऐलान हुआ है कि मुश्तबा खामनेई साहब जो है वो रहबर बना दिए गए हैं, वो सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं, तो वो जोश और बढ़ गया था। अब इस सिनेरियो को देखते हुए आप ईरानी आवाम के जोश का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रहबर का अब पहला बयान आया है और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम मीनाब की शहीद बच्चियों का इंतकाम लेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं में जो रैलियां निकलेंगी उनके अंदर क्या हाल होगी, क्या जोश और बलबला होगा। और कल जो यौमुल कुद्स की रैलियां यहाँ निकलेंगी और दुनिया भर में निकलेंगी, उसके अंदर क्या जोश और बलबला रहेगा। तो अब इस बात को खलीबाफ साहब के बयान से भी देखिए आप मिलाएं, कि कह रहे थे कि हम संयम खो देंगे। तो संयम खोने की बात जो कह रहे हैं, यानी हमारे जोश में कोई कमी नहीं है। अब तो हमारे सुप्रीम लीडर का बयान भी आ गया है और वो भी ऐसा नहीं आया है खुदा खास्ता कि वो कह रहे हो कि भाई चलिए जंग बहुत हो गई है, बहुत नुकसान हो गया है, बहुत लोग मार दिए गए हैं, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं मामला। नहीं, वो भी उसी खत पे चल रहे हैं, वो भी उसी लाइन पे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब एक मत है, एक तरह का आइडियोलॉजी है, एक तरह की बात है कि हम पे हमला किया है, हमारे घर में घुस के आपने हमारे बुजुर्ग को शहीद किया है। तो जब तक हम अपने जो टारगेट्स थे, हमारे जो अहदाफ है, उनको पूरा नहीं कर लेंगे, कि जिसमें सबसे पहला, मैं कह रहा हूं बार बार, सबसे पहला हदफ ये है कि इस पूरे मंतके से, इस पूरे रीजन से, पश्चिमी एशिया से अमेरिका के नजिस वजूद को जो है वो खत्म किया जाए, यहां से अमेरिकन बेसिस खत्म हो, तभी सही मानों में इस पूरे खित्ते के अंदर। और फिर उसका, जबकि जब यहाँ शांति रहती है तो 15 दिन पहले तक पूरी दुनिया में शांति थी, जब यहाँ पे अशांति फैलती है, यहाँ पे होर्मुज बंद किया जाता है, तेल की सप्लाई बंद होती है, गैस की सप्लाई बंद होती है, तो फिर इंडिया में बेंगलोर, बंबई, दिल्ली, लखनऊ, मुख्तलिफ जगह पे उसका असर दिखाई पड़ता है। तो ये क्योंकि एक ऐसा नुक्ता है दुनिया का कि यहाँ पे अगर शांति रहेगी तो दुनिया में शांति रहेगी, यहाँ पे अगर अशांति फैलेगी अमेरिका की वजह से तो पूरी दुनिया में अशांति फैलेगी। तो उसी खत पे जो है, उसी लाइन पे जो है वो ये बयान है। और इंशाल्लाह आप कल देखेंगे कि यौमुल कुद्स की रैलियों में किस जोश के साथ न सिर्फ ईरानी आवाम बल्कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं और जितने अमन पसंद लोग हैं, कि जो फिलिस्तीन की आजादी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन
को उसका हक दिया जाए, उसके जो छीन लिया गया है उसकी सरजमीन उसको वापस किया जाए। तो कल की यौमुल कुद्स की जो कुद्स डे की जो रैली है उसमें भी बहुत जोश और बलबले के साथ दुनिया भर के लोग जो है वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे इन्होंने ये भी कहा है कि हमने देखा है कि कैसे बहादुर और निष्ठावान यमन ने गजा के उत्पीड़ित लोगों की रक्षा नहीं छोड़ी आप, और कैसे बलिदान देने वाले हिजबुल्लाह ने सभी बाधाओं के बावजूद इस्लामी गणराज्य का समर्थन किया, और इसी प्रकार इराकी प्रतिरोध भी साहसपूर्वक इस मार्ग पर आगे बढ़ा है। और उसके बाद कहते हैं कि जनता की इच्छा है कि प्रभावी और निवारक रक्षा जारी रखी जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की रणनीति का उपयोग जारी रखना भी आवश्यक है। ऐसे में अन्य मोर्चों को खोलने पर अध्ययन किए जा रहे हैं जहां दुश्मन अनुभवहीन है और बुरी तरह कमजोर हो जाएगा, और युद्ध की स्थिति जारी रहने और हितों की जरूरत होने पर इसे सक्रिय किया जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि यहां पर कि हम अलग अलग ढंग से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। ये सारी बातें कह रहे हैं यहां पर नए सुप्रीम लीडर ईरान के, और जोश भरने की कोशिश। चलिए, ये पहला बयान आया है और बहुत महत्वपूर्ण है। कितना जोश भर सकता है उनकी बातों से साफ दिखाई दे रहा है। वो अपने जो पड़ोसी देश हैं उनका भी आह्वान कर रहे हैं, और उसके अलावा वो साफ साफ हॉर्मुज को लेकर भी क्लियर स्टैंड है। अगर टॉप लीडर का स्टैंड क्लियर हो तो फिर वहां कोई दिक्कत नहीं आती है, यह कहा जाता है। क्या हमारे यहां के टॉप लीडर का स्टैंड क्लियर है? शकील जी, जरा इधर आना चाहता हूं। रिजवी साहब, थोड़ा सा आपको मैं रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। शकील जी के पास आता हूं। शकील अख्तर जी लगातार संसद में हैं, और संसद में राहुल गांधी वर्सेस सीधा आमने सामने हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ हो गया, और लेकिन कितने क्लियर हैं? उधर नए सुप्रीम लीडर की क्लैरिटी साफ दिखाई दे रही है। हमारे यहां के लीडरान की कितनी क्लैरिटी है, जरा ये बताइए। राजीव जी, आज भी प्रधानमंत्री नहीं आए। सब लोग इंतजार करते रहे, खास तौर से राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को आज बोलना था। गैस की समस्या, तेल की समस्या, और भारत में जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा उठा रहे हैं वो उस पर वो बोले भी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ वो बेंच की तरफ वो देखते रहे, और प्रधानमंत्री वहां पे नहीं थे। दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी को जो खबरें दी जा रही हैं वो उनका बहुत बड़ा नुकसान करने वाली हैं। जैसा कि उन्हें बताया जा रहा है कि देश में गैस की कोई समस्या नहीं है, तेल की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, और उनके मंत्री हरदीप पुरी ने भी आज लोकसभा में यही बोला। और राहुल गांधी यही बताना चाह रहे थे कि देश की समस्या क्या है, लोगों की समस्या क्या है, और प्रधानमंत्री जी अगर सुन लें तो शायद उसका हल भी कर दें, उस रास्ते पे चल भी पड़े। लेकिन राहुल को सुना ही नहीं गया। राहुल ने जैसे ही एप्स्टीन का नाम लिया, और नाम क्यों लिया उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ ये बता रहे थे कि भारत ने जो कंप्रोमाइज किया है, प्रधानमंत्री ने जो कंप्रोमाइज किया है, जिस तरह अमेरिका ने कहा कि मुझसे पूछ के आप तेल लोगे और मैं आपको परमिट कर रहा हूं 30 दिन के लिए, राहुल यही बता रहे थे कि भारत को दूसरे देश की परमिशन की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरत है क्योंकि मंत्री जी की बेटी ने जॉर्ज सोरेस से पैसे लिए हैं। उन्होंने कागज दिखाया। आप देखिए कि जिस जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर लगातार राहुल गांधी को, कांग्रेस को घेरा जाता था, उसने पैसे किसको दिए हैं? कागज राहुल गांधी के पास थे, और राहुल गांधी ने वो कागज दिखाए, लेकिन उन्हें वो कागज नहीं दिखाने दिया गया, उन्हें आगे बोलने नहीं दिया गया। राहुल ने यही कहा कि मंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनके दोस्त रहे एप्स्टीन, लेकिन उसके आगे न सत्ता पक्ष ने, न स्पीकर ने वो हाथ में कागज देखिए, बोलने ही नहीं दिया। अगर राहुल की बात सरकार सुन ले, खासतौर से प्रधानमंत्री सुन ले, तो शायद उनका नुकसान कम हो जाएगा, जो नुकसान होने वाला है। सड़कों पे, बाजारों में क्या हालत है, हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को मालूम है। जो जांच एजेंसियां और दूसरी एजेंसियां विपक्ष के नेताओं की जानकारी लेने के लिए लगा रखी हैं, उन्हें सिर्फ आज शाम भर को ही मोदी जी जरा बाजार में और सड़कों पे पहुंचा दें तो उन्हें सारी स्थिति मालूम पड़ जाएगी।
बड़े छोटे सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, सड़क के किनारे लगने वाले स्टॉल बंद पड़े हुए हैं, घरों में गैस नहीं है। शकील जी आपको रोकना चाहूंगा, जॉर्ज सोरोस का आपने नाम लिया। आप याद कीजिए, जॉर्ज सोरोस को नाम लेकर राहुल गांधी, गांधी परिवार सबको घेरा जाता है। मीडिया में भी हम आप जैसे लोगों को भी घेरने के लिए जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है, यह बताया जाता है। और जब मंत्री जी की बेटी का नाम उसके साथ जुड़ता है तो रोक दिया जाता है राहुल गांधी को। राहुल गांधी हर बार आप देखिए एप्स्टीन लेके आ जाते हैं, नरवणे की किताब लेके चले आते हैं, अब जॉर्ज सोरोस को लेके चले आए। इस बीच जो ईरान में हो रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं, और भी बहुत कुछ है, अदानी का मामला, अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें से बहुत सारी बातें वो पहले से उठा के राहुल गांधी यहाँ रख चुके हैं। ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ेगा जरा, ये तो संकट है, बहुत भयंकर संकट है, इस पर भी बात करेंगे हम, तेल वाला। लेकिन जॉर्ज सोरोस वाला मामला राहुल गांधी को नहीं दिखाने दिया सदन के अंदर। ठीक है, राहुल गांधी आपको लगता है कि बाहर के मंचों से चुप बैठेंगे? जब एप्स्टीन का मामला हो या दूसरे मामले हो, राहुल गांधी ने खुलकर बाहर के मंचों पे अपनी बात रखी है, चाहे वो सियासी मंच हो या कोई और मंच हो, जहां भी राहुल गांधी जाते हैं बोलते हैं। ये कितना आगे बढ़ सकता है? राहुल गांधी सोरेस के मामले को बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं सामने। उनके पास पूरी की पूरी डिटेल है, डॉक्यूमेंट है, कागज है, और ये शायद सरकार को मालूम है। इसीलिए राहुल गांधी के तत्काल बाद निशिकांत दुबे खड़े हुए हैं और उन्होंने, जॉर्ज सोरोस ने राहुल को पैसा दिया, जॉर्ज सोरोस ने भारत जोड़ो यात्रा को पैसे दिया, कांग्रेस को पैसा दिया, तमाम बातें वो करते रहे। न उन्हें किसी ने रोका, न उन्होंने टोका। और अभी तक जब हमने बोलना शुरू किया था उस वक्त तक निशिकांत दुबे की कोई बात जो है रिकॉर्ड से निकाली नहीं गई है, जबकि राहुल ने जो कहा था उसका आ गया है कि राहुल का एप्स्टीन का नाम लेना, राहुल का मंत्री हरदीप पुरी की बेटी के पैसे लेने की बात, ये सारी की सारी बातें एक्सपंज कर दी गई हैं। मगर निशिकांत दुबे ने जो कहा, लीडर ऑफ प्रोपोगंडा, राहुल को लीडर ऑफ अपोजिशन के बदले खुलेआम वो लीडर ऑफ प्रोपोगंडा लोकसभा में कह रहे थे। लेकिन कहीं किसी ने, सत्ता पक्ष तो खैर करेगा ही नहीं, चेयर की तरफ से भी उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। निशिकांत दुबे रोज एक से एक बढ़ के आरोप लगा रहे हैं, मगर कहीं कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात ही नहीं हो रही है। तो जॉर्ज सोरोस का जो मामला है वो अब रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस पर बहुत आरोप लगा दिए, अब कांग्रेस के पास वो सारे रिकॉर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट हैं जो वो लेके आ रहे हैं। तो राहुल आज जो है देश के ऊर्जा संकट को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, और राहुल के अनुसार देश की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में ये है। उन्होंने कहा तो आज तो शुरुआत है, ये आज की जो हालत है, कल हालत और ज्यादा बिगड़ने वाली है। और ये जो मिडिल क्लास है, जो बहुत मोदी मोदी करता है, ये कितनी जल्दी पलटी मारता है, ये हम लोगों ने 2014 से पहले देख लिया। 2014 से पहले सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था ये मनमोहन सिंह की आर्थिक उदार नीतियों का। सबसे ज्यादा पैसा इसको मिला था, इसकी तनख्वाहें बढ़ी थी, इसने मकान खरीदे थे, इसने गाड़ियां खरीदी थी, इसने इन्वेस्ट किया था। और उसके बाद एक नकली आंदोलन के चक्कर में, अन्ना हजारे के सामने आने पे ये फौरन पलट गया। तो ये मिडिल क्लास आज किस तरह बोल रहा है, हमें लगता नहीं है कि ये मोदी जी को मालूम है। आज हमारी कई लोगों से बात हुई, ये कहना नहीं चाहिए, दोस्त ने सारे, मगर जो समर्थक थे मोदी जी के, समर्थक कहने में कोई नुकसान नहीं है, समर्थक, लेकिन आज गैस के मुद्दे पे उनके तेवर और शब्द बदले हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए राहुल ने आज इस बात को कहा। राहुल आज खास तौर से इस बात को उठाना चाहते थे, और राहुल आज अपनी बात उठाने में सफल रहे। हालांकि उन्हें बोलने से रोक दिया गया, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है जी। बात जो राहुल कहना चाहते थे वो राहुल की बात पहुंच गई है कि इस ऊर्जा संकट के जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री की कंप्रोमाइज्ड नीतियां हैं। उन्होंने जिस तरह सरेंडर किया है, कंप्रोमाइज्ड किया है ट्रंप के सामने, उसकी वजह से ही ये सारा का सारा संकट पैदा हो रहा है। आज आपने देखा होगा सुबह से सूत्र
भारत के जहाजों को निकलने की अनुमति मिली, एक जहाज को मिली, दूसरे को मिली, तीसरे को मिली। ईरान को सामने आके खंडन करना पड़ा कि नहीं, हमने तो किसी को नहीं दी फॉरेन स्टेट से। झूठ पे झूठ, झूठ ही झूठ। ये झूठ ही झूठ जो है मोदी सरकार का हमें लगता है सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। जी जी। आज स्थिति क्या है, मोदी सरकार उसको पूरी तरह डिनाई कर रही है। हरदीप पुरी जी सामने बैठे हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है, काफी वहां भी उतरा हुआ था, लेकिन कह रहे थे कोई कमी नहीं है। पूरी सरकार ये कह रही है, भक्त कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि देश में बहुत बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। वो सिर्फ गैस का ही नहीं है, वो तेल का भी है, और अगर उससे नहीं निपट पाए तो देश में बहुत भयंकर स्थिति खड़ी हो जाएगी। राहुल उसकी तरफ देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। राहुल उन नेताओं में से नहीं है जो इसका राजनीतिक फायदा उठाएं। वो बताना चाह रहे हैं कि आप इसको हल कीजिए, हमारे जो सुझाव हैं वो आप लीजिए, लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और ऊर्जा संकट की बात और इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। ईरान से हमारे साथी रिजवी साहब जुड़े हुए थे, दोबारा जुड़ते हैं तो मैं उनके पास आऊँगा और ज़रा उनसे ये समझूंगा कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आखिर ईरान की सरकार क्या सोच रही है और ख़ासकर ऐसे देशों जैसे भारत जैसे देशों के लिए क्या वहाँ पर चल रहा है। लेकिन आना चाहता हूँ जल्दी से प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ पर हॉर्मुज के कारण ही जो कुछ भी हुआ है इस युद्ध के कारण, इस जंग के कारण है। जंग में एक पार्ट जो है वो इजराइल और अमेरिका है, दूसरा ईरान है। ईरान भुक्तभोगी है क्योंकि हमला उसके ऊपर किया गया, भुक्तभोगी है ये कहा जाएगा। अब ऐसे में यहाँ दूसरी तरफ भारत है, भारत इंडिया, और इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजी अगर सही रहती तो शायद इतना संकट नहीं होता जितने संकट से आज इंडिया गुजर रहा है। ये बात खुल के सरकार बोले ना बोले, लेकिन अंदर खाने ये बात सरकार के लोग ही कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी मैं यहाँ बता रहा हूँ आप तमाम साथियों के बीच। आप भी बात करते हैं प्रशांत जी सरकार के नुमाइंदों से, और आपको भी यही बात बताई जाती है कि जो स्ट्रेटजी, जो हमारी रणनीति जो है वो सही अगर रहती तो आज ये संकट नहीं होता। और आपने सुन लिया, इनकी जुबानी भी सुन ली आपने। पेट्रोलियम मंत्री जो हमारे मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कोई संकट नहीं है, कहीं कोई लाइन नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं तो अगर कहेंगे तो मैं 10 लोगों को इसी स्टूडियो से यहाँ खड़े करवा दूंगा, सिलेंडर के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं और कैसे उनके घर का वो चिंता में है। और दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसी दिल्ली में जहां पर हरदीप सिंह पुरी साहब कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, मैं इसी राजधानी में, कैपिटल ऑफ इंडिया में, मैं ये बात रख दूंगा, साबित कर दूंगा कि कितनी किल्लत है। और ये तस्वीर जो है ये दिल्ली की ही है, जो तस्वीर दिखा रहा हूं हम चारों के बीच में, ये तस्वीर जो है एक साइड में दिखाई दे रही है, ये दिल्ली की तस्वीर है और ज्यादा दूर की नहीं है प्रशांत जी, आपके घर के पास की ही है। आप जानते हैं वहीं से सिलेंडर लेने आप भी जाते थे, मैं भी जाता था, वहीं की है तस्वीर। तो जरा आपसे समझना चाहता हूं प्रशांत जी कि ये ओवरऑल परिस्थितियां यहां पर ईरान इजराइल, पहले ईरान और अमेरिका पे आइए, फिर हिंदुस्तान पे आइए, क्या दिखाई देती हैं? हरदीप पुरी बोलूंगा, उसके बाद मैं जो मुस्तफा खमनई का पहला एड्रेस टू द नेशन है और एड्रेस टू द वर्ल्ड है, उसमें क्या संदेश निकल रहा है उस पर बात करें। जी जी बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिशा तय करेगा युद्ध की। लेकिन आप ये सोचिए राजीव जी कि जो व्यक्ति लाइनों पे दिन भर लगा है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो कहीं और बेंगलोर हो, जिसकी ऑफिस की कैंटीन बंद हो गई है, जिसमें हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो गई, उस वकील के बारे में सोचिए जो टिफिन लेके नहीं गया, या उसको क्लाइंट आया उसको चाय भी नहीं पिला पाया, वो जो पुलिस की लाठी खाया जिसने लाइन में खड़े होके, वहाँ मारपीटें हो रही, कई सारे वीडियो हैं, वो शाम को लौटता है और टीवी पे हरदीप पुरी को और गोदी मीडिया के एंकरों को देखता है कि गैस की तो कोई किल्लत ही नहीं है। तो उसके दिमाग में क्या बात आएगी कि कौन सच है? उसने लाठी खाई है गैस के लिए और खाली हाथ लौटा है, खाली सिलेंडर लेके वापस लौटा है, वो सच है कि हरदीप पुरी जो कह रहे हैं वो सच है? तो इतना बड़ा अगर आप झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मीडिया और
ये सरकार, दोनों अपनी क्रेडिबिलिटी का नुकसान कर रहे हैं, जनता के प्रति गिर रहे हैं। इसमें तमाम वो लोग होंगे जो लाइनों में लगे, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा, बड़ी संख्या में वैसे लोग भी होंगे, और वो लौटेंगे खाली सिलेंडर लेके, घर वालों का ताना सुनेंगे कि खाली हाथ आए हो, और हरदीप पुरी कह रहे हैं कि सिलेंडर की तो कोई किल्लत नहीं है। खैर, ये जो आज बयान आया है, देखिए पहला बयान है, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं उसमें मुस्तफा खamenei जी के बयान पे, कि एक कि वो कंप्लीट कमांड में है, वो कंप्लीट कमांड में है और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, एक बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कई सारी डिमांड रखी हैं। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि ये सैनिक अड्डे बंद करो। हरमोस पे उन्होंने बयान दिया है कि बंद होना चाहिए, मतलब वो बंद करें, बंद वहां का जारी रखें, कंटिन्यू करेंगे। तो ये दो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरमोस की वजह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। आज फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 पहुंच गया, रुपया $92 जो है, $92 के बराबर फिर से हो गया। स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, अमेरिका की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वॉर, मैं पहले 6 दिन की बता रहा हूं, क्योंकि ये जो इसका एस्टिमेशन बड़ा मुश्किल होता है और बहुत रिलायबल सोर्सेज से इसको तलाशना पड़ता है। $11 बिलियन के नुकसान अब तक अमेरिका को हो चुका है, छठे दिन ही। जी, $2 बिलियन पर डे खर्च हो रहा है। ये जो बयान उन्होंने दिया कि बंद करें अपने सैनिक अड्डे, उसके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। एक, देखिए, उन्होंने एक थार्ड यूएई में और जॉर्डन में उनका थार्ड रडार सिस्टम था अमेरिका का, जिससे वो मिसाइलों को ट्रैक कर रहे थे, उसको ईरान ध्वस्त कर चुका है। उसके बाद अर्ली वार्निंग रडार जो कतर में था, उसको ध्वस्त कर दिया। ये दो रडार सिस्टम ध्वस्त करने के बाद से अमेरिकन जो फौजें हैं, उनके अड्डों की क्षमता बड़ी कम हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजीव जी, जो अब मिडिल ईस्ट में हो रही, जो मैंने सुनी, कि तमाम जो अमेरिका के, इजराइल के जो मित्र देश हैं, यूएई है, चाहे वो कतर है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो बहरीन है, ये सारे कंट्रीज में अब ये बात हो रही है कि जो सैनिक अड्डे लगे हैं अमेरिका के, ये सैनिक अड्डे इजराइल में जाने वाली मिसाइलों को तो रोकते हैं ईरान की, लेकिन वो जो मिसाइलें उनके पास, उनकी तरफ आती, उसको नहीं रोक पाते हो। यानी उनकी जमीन पे सैनिक अड्डे लगाए गए, जिसकी वजह से उनको निशाना बन रहा है ईरान का, लेकिन वो प्रोटेक्शन इजराइल का कर रहे हैं, वो अमेरिका के जो पिछड़ू देश हैं, इनका प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये बात वहां पे अब चर्चा होने लगी है कि इसका मतलब क्या है। ये सैनिक अड्डे इजराइल के लिए लगाए गए उनकी जमीन पे, उनके देश के शॉपिंग मॉल, उनके देश के ऑयल रिफाइनरीज को वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। 17 सैनिक अड्डों पे हिट हुए हैं, ईरान ने हिट किया है। तो इस वक्त ईरान जो है वो जंग को कंट्रोल कर रहा है, ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ताकतवर देश होके उभरा है। पाकिस्तान के पास जरूर एटम बम है, उनके पास घोषित रूप से एटम बम नहीं है ईरान के पास, लेकिन सबसे ताकतवर होकर उभरा है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक दो देशों से लड़ रहा अकेले, और सरेंडर नहीं कर रहा है। तो इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में जा रहा है। इसीलिए आप देखिए कि यूरोप जो है वो शांत है। भारत की नीति पे एक बात कहूंगा, फिर सेकेंड राउंड में आऊंगा तो लंबी बात करूंगा उस पर। देखिए, हरमोस पिछले युद्ध में भी आपको याद होगा कि आखिरी सप्ताह में बंद हो गया था जी। तो सबको मालूम था, किसी स्कूल के बच्चे को भी मालूम रहा होगा
कि ईरान अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो हरमोज ईरान बंद करेगा। तो आपने ईरान से संबंध इतने क्यों खराब किए कि आपको झूठी खबरें चलवानी पड़ रही हैं? सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्र वो बता रहे हैं, 1 घंटे बाद सूत्र कुछ और बता देते हैं, दूसरे घंटे में सूत्र कुछ और बता देते हैं। तो ये दर्शाता है कि विदेश नीति के फ्रंट पे खाली हो चुका है मामला, एकदम कुछ है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विदेश नीति के फ्रंट पे किस ढंग से खाली हो चुका है। प्रफुल्ल कोलखियान जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे आप यहां पहले ईरान और अमेरिका के जो अभी जो और देखिए, ईरान की बात और अमेरिका की बात, दोनों की बातों को देखिए, दोनों के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी बातों को देखिए। और ये रिजवी साहब सही कह रहे थे कि 5वीं क्लास के बच्चे को ले लो, चाहे अब सुप्रीम लीडर तक ले लो, सबकी एक ही बात है। लेकिन अमेरिका में सबकी बातें जो हैं अलग अलग हैं, और सबको मिला के आप खिचड़ी बना दीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि एजेंसियाँ अब FBI, CIA टाइप की एजेंसियां अगर कह रही हैं कि ईरान हमला कर सकता है, इसमें घाटा हो रहा है, वहाँ की जनता नाराज़ दिखाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप से, तो परिस्थितियां दूसरी है। ज़रा ऐसे में अमेरिका के लिए यहाँ क्या कुछ दिखाई देता है इस जंग में, ईरान में? सभी को नमस्कार। देखिए, अमेरिका ने तो इसको शुरू किया ही था जिस समय में उसका यही कंसेप्ट था कि वो रिजिम चेंज करना चाहता है। रिजिम चेंज क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको ऑयल पर कब्जा चाहिए, तेल पर कब्जा चाहिए। और बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि मिसकैलकुलेशन हुआ, असल में गलत इनपुट के कारण या क्रिएटेड इनपुट के कारण। आपको, हमारे दर्शक लोगों को भी मालूम है, श्रोताओं को मालूम है कि एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट, सहमतियों का उत्पादन। ये हम लोग सब सहमत हो गए, ऐसा वातावरण बना दिया गया रिलेटिव्स के मामले से। तो कन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट भी आजकल हो रहा है। तो गलत सूचनाएं अगर दी जा रही है, गलत प्रकार की आसूचनाएं अगर है, इनपुट्स हैं, उसके गलत नतीजे होंगे। और ऐसे समय में जब अनावश्यक रूप से युद्ध को शुरू कर दिया गया, यह युद्ध तो लगभग अमेरिका भी इस बात को शायद मान ही रहा था। ओमान में जब संधि हो रही थी कि हाँ, सहमति की स्थिति बन गई थी बहुत हद तक, लेकिन अचानक इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया। और अब जो स्थिति है, देखिए, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके ईरान में, इन्होंने जो अपना अपील किया है वह अवामी भी है और आलमी भी है। वह वैश्विक स्तर पर भी एक संदर्भ उसका है और अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका एक संदर्भ है। वो सीधा सीधे ये कह रहे हैं, 2-3 उनकी मांगे हैं। ये लड़ाई अब जाकर के मुझे लग रहा है, बयान की जहां तक बात है, कि स्ट्रेटेजिकल एम्बिग्यूटी जो अमेरिका ने जिसको अपना बना लिया था आधार, स्ट्रेटेजिकल एम्बिग्यूटी को ईरान ने उसको सीधा सीधा अपना इस्लामिक क्लैरिटी पर उसको ले जाके टिका दिया है कि हमको जो कहना है साफ साफ कहेंगे और उसमें कोई दुविधा नहीं रहेगी, तो अच्छी बात नहीं रहेगी। वो क्या कह रहे हैं? उनके अपील में जो महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि अमेरिकन बेस को किसी भी दूसरे देश में, उनके आसपास के देश से समाप्त होना चाहिए। इसका व्यापक असर ये है कि किसी भी देश का मिलिट्री बेस किसी दूसरे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करने पर मजबूर करता है तो वह उस देश की सुरक्षा को भी बाधित करता है, उसके विकास को भी नियंत्रित करने की कोशिश करता है। आप कह सकते हैं कि किस देश का और कहाँ मिलिट्री बेस है। उस तरह से मिलिट्री बेस अमेरिका ने जिस प्रकार से बिना किसी लोक लिहाज के दूसरे देशों के यहाँ जाकर के अपना मिलिट्री बेस बनाने की, कल्चर बनाने की संस्कृति विकसित की थी, इसका नतीजा आज दुनिया को भोगना पड़ रहा है। इसलिए वे मिलिट्री बेस के निषेध की बात कर रहे हैं। पूरे ये आलमी अपील है, ये पूरी दुनिया के लिए अपील है। दूसरी बात जो उनका कहना है इस युद्ध के बारे में, कि इजराइल को पूरी तरह से डिसआर्म कर देना है, इजराइल को कभी से हथियार नहीं रखना है। इजराइल नाम का जो एंटिटी है, वह एंटिटी अगर फिलिस्तीन में बची रहती है तो वह खुराफात करती रहेगी। जिन शर्तों पर उनको वहां पर जमीन दी गई थी, ये लोग राष्ट्र घर, नेशनल होम की मांग करते हुए कातर बानी से पूरी दुनिया में पुकार लगा रहे थे। और इन्हें ब्रिटिश एम्पायर ने जिस ढंग से तेल के लिए वहां पर जगह दी थी, ये बातें तो बाद में खुली कि उनको वहां पर किसी करुणा के आधार पर जगह नहीं मिली थी। उन्हें तैनात किया गया था कोतवाल के रूप में, और पूरे अरब कंट्री कहिए, सब मिडिल ईस्ट कहिए,
पूरे एशिया को कहिए कि वो उनके हिसाब से संचालित करना चाहते थे, उनको शक्ति देना चाहते थे। पहले वे ब्रिटिश कंट्रोल में थे, फिर धीरे धीरे अमेरिका के कंट्रोल में चले गए जी। तो अब जाहिर है कि ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और ये किसी भी देश में किसी भी देश का मिलिट्री बेस तो नहीं होना चाहिए, और उनको इजराइल को खाली करना पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो स्थिति है, देखिए अंततः हम तो इस बात को, हम भारतीय हैं, हम अंततः इस बात को मानेंगे कि ईरान के लोगों के लिए यह कोई जज्बात नहीं है, जंग है। वो जंग को जज्बात से दूर रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका इसको लगातार जज्बात में धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान इसको जज्बात की तरह नहीं, जंग की तरह देख रहा है। लेकिन इंतकाम की बात अगर बार बार उठेगी तो इंतकाम से इतिहास प्रतिशोध का दस्तावेज नहीं होता है, इंतकाम से हल नहीं आएगा। इसलिए पूरे आलमी दुनिया को भी यह बात करनी चाहिए कि जिस किसी ने ईरान को इंतकामी बनाने की तरफ धकेल दिया है, उन शक्तियों पर बातचीत करनी चाहिए। और ये प्रतिशोध नहीं है, ये प्रतिसाधन है कि दुनिया में शांति के लिए यह जरूर है कि तमाम तरह की स्थितियों पर काबू पाया जाए, महत्वाकांक्षाओं को रोका जाए। अब चीन और अमेरिका स्ट्रेटेजिकली देखिए कि आपने जो कहा है, हमारा हेडिंग भी चल रहा है कि चीन और रूस अगर एक साथ आ रहे हैं तो जाहिर है कि इसके बहुत बड़े संकेत हैं। और अमेरिका जिस ढंग की धमकी दे रहा है, उस ढंग से लग रहा है कि एक बार फिर वो वही गलती दोहराने जा रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने किया था। और हम बहुत, इसको बोलते हैं परमाणु युद्ध, परमाणु आघात के बहुत, युद्ध तो क्या होगा परमाणु का आघात होगा। हम परमाणु आघात के करीब होते जा रहे हैं और यह एक खतरनाक स्थिति है। और ये एटम जो हमारा होगा उसके तहत पूरी दुनिया को सावधान होना चाहिए। रशिया और चीन अपनी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। यह न भूलना चाहिए कि P5 के 2 देश हैं, रशिया और चीन, और उसके बाद जो 3 देश बचते हैं अमेरिका सहित, और 2 देश अलग हैं। तो अब इसके मामले में P5 का भी बैलेंस हमें देखना होगा विश्व शांति के लिए। और इसके अलावा कोई चारा तो लगता नहीं है। युद्ध समाप्त होनी चाहिए, लेकिन युद्ध का कमान इजराइल के हाथ में है। आक्रमण इजराइल पर हुआ है तो इजराइल के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। और सुप्रीम लीडर इजराइल ने अपना खोया है। आप फर्ज कीजिए कहीं इसका उल्टा हुआ होता, किसी और देश का जो आक्रामक देश है उसके सुप्रीम लीडर का, उसके बड़े लीडर का, उसके राष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आज वो क्या कर रहे होते। इसलिए इस बात की तो तारीफ ही करनी होगी कि इजराइल काफी संयम से काम ले रहा है और इसे दूसरी दिशाओं में नहीं जाने जा रहा है। अपने फोकस को अनडिवाइडेड, अनडिस्ट्रैक्टेड रख रहा है। दुनिया के नेताओं को इसका हल निकालना चाहिए और इस जंग को, इस स्थिति को पावर ऑफ एक्सिस में चेंज के लिए तुरंत इतनी जल्दी से तत्परता से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जितनी हड़बड़ी में चीन है। बहुत हड़बड़ी में चीन है कि पावर ऑफ एक्सिस को अपने पक्ष में ले लेने के लिए, सुपर पावर बन जाने के लिए एक सुपर पावर जा रहा है, उसकी विदाई का गीत गाना चाहिए। लेकिन दूसरे को सुपर पावर पूरी दुनिया पर ये करने के लिए अभी आने में वक्त का इंतजार करना चाहिए। सर जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप ईरान बनाम, या अमेरिका ही कहेंगे, और 5 दिन हो गए आप भी खोज रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू को, मैं भी खोज रहा हूं। मैं तो इंटरव्यू लेना चाह रहा हूं लेकिन मिल ही नहीं रहे, तो नेतन्याहू को छोड़ देते। डोनाल्ड ट्रंप और इधर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, नए सुप्रीम लीडर, इनके बीच क्या कुछ आप देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने जो आज अपना वक्तव्य जारी किया है, उसमें सीधे सीधे जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई आप अपने जो अड्डे हैं वो खाली देशों से हटाइए, सबसे पहली बात। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो है वो हमारा कब्जा बरकरार रहेगा, और किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम उस पर हमले अपने जारी रखेंगे। यानी एक साफ संकेत दे दिया गया है कि ट्रंप साहब, आप चाहे घोषणा कीजिए कि आपने ईरान जीत लिया, और चाहे आप कहिए कि हम युद्ध रोक देंगे चूंकि अब सीज फायर हम कर रहे हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन आपके कहने से अब ये जो शुरुआत हुई है ये रुकने वाली नहीं है। ये तभी रुकेगी जब आप बिल्कुल घुटनों पे आ जाएंगे और घुटनों पे आकर माफी मांगेंगे। ये साफ तौर पे संदेश दे दिया गया है। राजीव जी, जैसा कि सुबह जो था डॉक्टर मसूद पेजेशकियन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं,
उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि भाई उन्होंने पाकिस्तान और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की है और स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने 3 मांगे रखी हैं कि जब तक ये नहीं मांगी जाएंगी तब तक कोई वार्ता का तो कोई सवाल ही नहीं है और ये 3 बातें माननी पड़ेंगी। वो बातें भी साफ थी कि ईरान को हर्जाना देना पड़ेगा अमेरिका को, यानी अमेरिका हर्जाना दे। महत्वपूर्ण बात उसमें ये थी, और आप आगे से नहीं करेंगे या आप रिटर्न में गारंटी देंगे। तो ये राजीव जी उसका ही विस्तार जो है आज वो मुस्तफा खामेनेई का जो वक्तव्य आया उसमें एक तरीके से साफ तौर पर दे दिया गया है। और ये भी ये संकेत देता है कि अगर सैयद अयातुल्लाह अली खामेनेई नहीं है तो उनका जो मकसद था, उनके जो रीति रिवाज थे और उनकी जो लाइन थी, वो लाइन अभी भी ईरान उसी लाइन पर चल रहा है और झुकने के लिए ईरान तैयार नहीं है। यानी नो सरेंडर नो सीज फायर, ये जो है वो एक तरफ से घोषणा कर दी गई है। साथ साथ जो कि जैसे मसूद पेशकिन ने भी पहले कहा कि भाई हमने अपने मित्र राष्ट्र जो हैं, पड़ोसी हैं, उनसे कहा है कि भाई हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, लेकिन आपके यहाँ अगर अमेरिकी अड्डे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको हमला करना पड़ेगा, और वो नहीं लगातार जारी रहे। तो ये भी संदेश वहां से दे दिया गया है कि ये जारी रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ राजीव जी बहुत सी चीजें अब दुनिया में हो रही हैं। अभी तक तुर्की जो था राजीव जी, वो तुर्की एक तरीके से कहा जाए कि वो थोड़ी बीच की लाइन ले रहा था कि भाई थोड़ा इधर बचे थोड़ा उधर बचे, लेकिन अब तुर्की भी खुलकर एक तरीके से सामने आने वाला है और वो आने वाला इजराइल के खिलाफ ही है, ये एक तरीके से स्पष्ट हो गया। सुबह जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन उनका जो बयान था और अब जो उनके विदेश मंत्री का बयान है, वो दोनों इसकी तरफ साफ संकेत कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ अब वो एक लाइन ले रहे हैं और इजराइल को इस क्षेत्रीय जो शांति है उसके लिए खतरा मान रहे हैं। ये साफ तौर पर राजीव जी समझ में आने लगा। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। दूसरा, जो वहां के यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने राजीव जी साफ तौर पर कहा है कि ये 200 डॉलर प्रति बैरल जो है वो जा सकती है कच्चे तेल की कीमतें। इनकार नहीं किया उससे, कहा है कि हालांकि जाएंगी नहीं, लेकिन जाएंगी नहीं तो आप कैसे कहते हैं जाएंगी नहीं जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि जा सकती हैं। तो ये राजीव जी इसका मतलब कि जो ईरान ने अपनी रणनीति तैयार की है, उस रणनीति से अब अमेरिका बुरी तरीके से घबराया हुआ दिखाई पड़ता है, कमर टूट चुकी है। और पेंटागन जो है राजीव जी, वहां का जो रक्षा विभाग है, उसने कांग्रेस की जो वहां की संसद है उसको बताया है कि जो शुरुआती 6 दिन है उसमें 11.3 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च हो चुका है और ऑपरेशनल खर्च अलग है। यानी 11.3 बिलियन डॉलर के तो केवल संसाधन खर्च हुए हैं, ऑपरेशन खर्च तो उसमें जुड़ा ही नहीं है। यानी लगभग 5 बिलियन डॉलर का रोज का खर्च हो रहा है। और ये युद्ध राजीव जी अगर मान लीजिए 1 महीना खिंच गया तो अमेरिका की तो अर्थव्यवस्था वैसी खत्म हो जाएगी। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, घुटनों पे आ जाएंगे ट्रंप साहब। डॉलर की हेजेमनी के लिए जो सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया में तमाशे करते फिर रहे हैं, वो डॉलर कहाँ टिकेगा राजीव जी? फिर ऐसा ना हो जाए मोदी जी की बातें सही हो जाए कि डॉलर जो है वो $80 का 1 रुपया हो जाए। अभी तो 92 रुपए का $1 है। तो ये परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो ट्रंप साहब ने लेकर कहाँ फंसा दिया है अपने देश को, ये ट्रंप साहब को सोचना है राजीव जी। ठीक है, ट्रंप साहब को अगला चुनाव नहीं लड़ना है, मोदी जी तो बेचारे यहाँ काम करते हैं 18 घंटे, तो मोदी जी को चुनाव लड़ना है अगला, लेकिन ट्रंप साहब को चलिए अगला चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उनकी पार्टी को तो चुनाव लड़ना है। तो बहुत मुसीबत में एक तरीके से कहा जाए ले जाकर फंसा दिया है। और नेतन्याहू साहब नहीं मिल रहे हैं, कहाँ हैं अब राजीव जी? उनका इंटरव्यू लेने के लिए हो सकता है हम लोगों को जो है कई साल इंतजार करना पड़े और कहीं और जाकर करना पड़े इंटरव्यू उनका, तो अलग मसला है। पता नहीं कहाँ है, कहानी ये मालूम नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन बहुत चीजें राजीव जी एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं कि मतलब ये स्थितियां जो हैं ये अब वहां से उनके निकलती चली जा रही हैं। इधर जो अली लारीजानी है, वहां की जो सुप्रीम कमांडर एक तरह से कही है उनको, जो नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने ट्रंप को एक बड़ा करारा जवाब दिया है राजीव जी। ट्रंप ने धमकी दी थी कि वॉशिंगटन ने अगर मतलब हमने जो है वो उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले नहीं किया, वरना पूरा ईरान जो है अंधेरे में हो जाता। तो उस पर लारीजानी ने एक्स पर लिखा है कि बिल्कुल ट्रंप साहब आप सही कह रहे हैं कि आपने नहीं किया हमला, अंधेरे में हो जाता, लेकिन आप ऐसी गलती कर लीजिए, हम तो आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप जब हमारे एनर्जी इस पर हमला करेंगे तो आधे घंटे में पूरा मध्य पूर्व जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा और हम उस अंधेरे का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि तब आपके सैनिकों की पिटाई करने में हमको बड़ा मजा आएगा। एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर
कहा है। तो ट्रंप साहब राजीव जी कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं यहाँ जो चीजें मिलती हैं हरी हरी राजीव जी जी भारत में, उसका सेवन करते हैं या क्या करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो बहरहाल फंसाते चले जा रहे हैं अमेरिका को बुरी तरीके से, ये राजीव जी समझ में आ रहा है फिलहाल। जी जी जी। चलिए, ट्रंप साहब कैसे फंसे हुए हैं अपने देश को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह घुटने पर आए, ट्रंप अगेन कहीं ना चलने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हिंदुस्तान में, और उस पर थोड़ा सा आना ज़रूरी है। और हिंदुस्तान फिर लौटते हैं ज़रा शकील जी आपके पास। अब ज़रा तेल की किल्लत पे बताइए शकील जी। आज सुबह से, अभी आप कह रहे थे कि सुबह से खबर चल रही थी कि होर्मुज स्ट्रेट को, होर्मुज जल डमरू मार्ग को, इसको भारत के लिए खोल दिया गया, ये खबर चल रही थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी से पूछा गया कि क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाज़ों को इजाज़त दे दी है, तो उनका जवाब सुनिए क्या है। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे पास कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सुन लिया आपने शकील जी, जवाब मिल गया। गैस पे कल, और इसमें एक भी जोड़ दूं शकील जी, गैस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बुलाया गया पत्रकारों को, आपने देख लिया, कह दिया गया कि सवाल नहीं लेंगे। वन साइडेड आपकी बात। खबर नहीं थी जो सुबह से चला रहे थे, वो दरअसल प्रोपोगंडा था। मोदी जी कितने मजबूत हैं, विश्वगुरु हैं। उन्होंने कहा रास्ता दो, तो सब एक तरफ हट गए, रास्ते खुल गए, पहाड़ में से सड़क बन गई, नहर निकल गई। तो ये कहानियां सुबह से जो जानते हैं खबरों के बारे में, उन्हें मालूम था कि ये बोलने वाले कौन है, कि हमारे सोर्स हैं और हमारी उनसे बात हुई, ये सब किस्से थे। और शाम को ये विदेश मंत्रालय को कहना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा। इसका एक पहलू और है कि हमें देने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने जो संबंध इतने ज्यादा कड़वे कर लिए हैं, लेकिन चीन के जहाजों को रास्ता दिया गया। चीन के जहाज जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से निकले हैं, यह ऑफिशियल खबर है। देखिए, भारत के और ईरान के जो अच्छे रिश्ते थे, उनकी खराब करने की शुरुआत उस वक्त हो गई थी कि जब हमले से ठीक पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल पहुंच गए थे, और उसके बाद हमला हुआ। उसके बाद भी आके वो कह सकते थे कि भाई मुझे मालूम नहीं है, बहुत दुख की बात है, हमला गलत है, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनके सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई। सबसे बड़ी बात, किसी देश में घुस के कोई दूसरा देश उसके नेता को मार दे, प्रधानमंत्री जी तब भी नहीं बोले। 6 दिन बाद विदेश सचिव गए वहां पे शोक पुस्तिका में अपना शोक प्रकट करने के लिए, बहुत देर से, जिसका फिर कोई महत्व नहीं रहा। तो जो है, किस तरह से ईरान जो है आपके लिए उसके दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर था उसको बनाए रखेगा, बड़ा मुश्किल कर दिया है। सारी जितनी भी विदेश नीति है वो सारी खराब हो गई है। राहुल गांधी यही कह रहे थे कि आखिर जो तेल का संकट आया है, गैस का संकट आया है, उसकी जो जड़ है, वो पहली जो कह रहे थे पजल, वो पहली क्या है? वो पहली यही है कि आप कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, आपने पूरी तरह समर्पण कर दिया है जी। और वो उसका सबूत दे रहे थे कि देखिए ये मेरे पास कागज है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि किस तरह सोरेस ने केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी की बेटी को पैसे दिए, और किस तरह खुद हरदीप पुरी ने स्वीकार किया कि हाँ मेरे दोस्त एपस्टीन थे। इसके बाद उन्हें बोलने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सब जगह गैस का तो सब जगह चल रहा है, गैस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तेल की हम आपको एक छोटी सी बात बताएं जिससे शायद समझ में आ जाएगा दर्शकों को। ये जो पान की दुकानें होती हैं,
ये लोग पान और गुटखा और तमाम चीजें, सिगरेट बेचने के अलावा एक काम और करते हैं, लाइटर भी बेचते हैं और लाइटर में गैस रिफिल भी करते हैं। अभी तक जो है छोटे लाइटर में पान वाले जो है 5 रुपए में गैस रिफिल कर रहे थे, आज 100% बढ़ा दिया, 10 रुपए में कर रहे हैं। आईटीओ में जहाँ बहुत सारे अखबारों के दफ्तर हैं, जहां बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, फोन तो हम उठा नहीं पा रहे अभी किसी का, चाय 10 रुपए वाली 15 की कर दी है, पराठा 50 रुपए से 60 रुपए का कर दिया है। ये रिकॉर्ड है, या बता रहे हैं सारे के सारे लोग। जी जी। और हर जगह जो है कीमतें, और एक जगह तो कहीं लिखा हुआ है 25% एक्स्ट्रा गैस चार्ज। ये सच्चाइयां हैं जो मोदी जी को नहीं मालूम। हमने कहा ना कि मोदी जी, जो जांच एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जो दूसरी तमाम संस्थाएं होती हैं जो सरकार के लिए काम करती हैं, हमेशा से करती हैं, वो उन्हें जरा आज बाजार में कुछ घंटे के लिए ही पहुंचा दें, सड़कों में पहुंचा दें, जरा उनके चीफ से बात करके देख ले क्या हालत क्या है। हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और राहुल यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या कम नहीं है, जिसके घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है उसके घर में खाने का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बाहर से ऑर्डर दे रहे हैं तो जिसके यहां से मंगाया जाता है वो कह रहा है हमारे यहां भी गैस नहीं है। तो इसलिए जो है ये समस्या बहुत गंभीर है। और जो अभी आप बता रहे थे और रिजवी साहब वहां से बता रहे थे, जो वहां के नए सुप्रीम लीडर खामनेई साहब का, मुस्तफा खामनेई साहब का जो पहला संदेश आया है, उसमें उन्होंने कहा कि हार्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। ये सारी जो उम्मीदें लोग लगा रहे थे कि खोल देगा, वो कह रहे खुलेगा नहीं। तो अगर नहीं खुलेगा तो हमारी गैस का और हमारे तेल का क्या होगा। मोदी जी अभी तक खामोश है। अभी हम सोच रहे थे कि आज अगर पार्लियामेंट में नहीं बोले तो उसके बाद शायद बोल दें, अभी मैसेज आ जाए अभी कि रात को कोई देश के नाम संदेश आ रहा है, कहीं कुछ नहीं है। तो अगर सुप्रीम हमारे लीडर जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो खामोश रहे, वो मौन रहे, तो देश में तो अफरा तफरी का माहौल फैलेगा ही फैलेगा। देश में जो पैनिक है, राहुल यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे थे पैनिक ना होइए। राहुल कह रहे भाई साहब पैनिक तो आप खुद हो, अगर आप पैनिक नहीं हो तो आइए ना, बैठिए ना, पार्लियामेंट चल रही है, बैठ के बात करिए, हमें बताइए कि क्या होगा, कैसे होगा। और अगर प्रधानमंत्री ने ये नहीं करा और हरदीप पुरी के भरोसे ही छोड़ रखा, तो हरदीप पुरी से बात करना तो सत्ता पक्ष के लोग भी पसंद नहीं कर रहे। हरदीप पुरी तो खुद सब कुछ स्वीकार कर चुके हैं और राहुल ने आज जो बचा खुचा काम था वो और कर दिया कि सोरेस ने इनकी बेटी को पैसा दिया है। और ये खबर सब जगह पहुंच गई कि राहुल आज इस पे और डिटेल से बात करना चाहते थे, मगर अभी कल उनको जाना है, लखनऊ में उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, यूपी के कुछ प्रोग्राम हैं उनके जी। उसकी वजह से, नहीं तो राहुल जो है हमें लगता है 1 या 2 दिन में इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अगर लोकसभा में उन्हें नहीं बोलने दिया गया तो बाहर करेंगे वो। लेकिन सोरेस ने किस किस को कितना पैसा दिया है, हरदीप पुरी के पास कितना पैसा पहुंचा है, इसके उनके पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं, इसके उनके पास कागज है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, यहाँ हिंदुस्तान और उधर की, अभी आप कह रहे थे उधर की बात करेंगे, अपनी बात रखिए प्लीज। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी शकील जी भी कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर हरदीप पुरी और नरेंद्र मोदी की जो ये जोड़ी जुगलबंदी है, जिसने इस युद्ध में घसीटा है, एक खेमे में खड़ा कर दिया मोदी जी को ले जाके, उसके बारे में बातें होना शुरू हो गई है। और सब पूरी बीजेपी ईरान के खिलाफ नहीं है। ईरान की भारत के अंदर बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, तो ये मरमरिंग शुरू हो गई है। दूसरी की देखिए, तेल की कमी है, गैस की कमी है, लाइनें हैं, दिख रहा है। और ऐसे वक्त में जबकि भविष्य के बारे में को पता नहीं है, अभी सुप्रीम लीडर का सुन रहे हैं कि हरमुज बंद रहेगा, और सूत्र गलत हो गए जो कह रहे थे कि परमिशन दे दी गई। तो अगर आपको ये
पता नहीं है कि तेल की स्थिति क्या है। 25 दिन का आपके पास स्टॉक है और भारत के प्रधानमंत्री 15 गाड़ियों का काफिला लेके एयरपोर्ट जाते हैं, उसके बाद वो 4 घंटे की हवाई यात्रा करके केरल जाते हैं, फिर वो MI-17 हेलीकॉप्टर में जाते हैं सिर्फ एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और भाषण देने, और ये काम वो रोज कर रहे हैं। तो ये जो हम 92 रुपए के डॉलर पे, अब 92.5 लगभग हो गया है, उस पे जो महंगा तेल खरीद रहे हैं और जो जिस तेल की और गैस की जरूरत अस्पतालों में, स्कूलों में है, लोगों के घरों में है, उस प्रीशियस फ्यूल को ये चुनाव प्रचार में खर्च किया जा रहा है। जहां जहां चुनाव होंगे मोदी जी वहां रोज दिखाई देंगे हरी झंडी लेकर। आज केरल में, कल तमिलनाडु में होंगे, परसों बंगाल में होंगे, और रोज आपको ये दिखाई देंगे। तो ये तो इनका स्थिति है। दूसरी बात, विदेश नीति, हम लोग बार बार इस बात पे बात करते हैं कि बस का बड़ा एक सेट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि वो राष्ट्र हित में होगा। तो कौन सा राष्ट्र हित मोदी जी ने साधा है बताइए? आपने एनर्जी सिक्योरिटी को फिक्स नहीं किया, अपनी स्टेटेड पोजीशन जो है आपने खराब कर दी। उन देशों के साथ खड़े हुए आप, जो देश आपके साथ नहीं खड़े हुए पहलगाम के मामले पे और ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, आप उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को फोन कर रहे हो, माई ब्रदर करके आप लिख रहे हो। और अभी रिजवी साहब बता रहे थे कि बलि का बकरा ट्रम्प ढूंढेंगे। तो ट्रम्प का बलि का बकरा कौन होगा, ये हमको 4-5 दिन में दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो बार बार नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पे बेइज्जती करते हैं और ये स्वीकार करते हैं बेइज्जत होना। ये बड़े अफसोस की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि जब उनका करियर बर्बाद कर देंगे, और ये सुन रहे हैं बैठकर। तो दूसरी की, अब आपने, आपका जो इनवाइट किया हुआ आपका मेहमान ईरान का फ्रिगेट, उसको टॉर्पीडो करता आप खामोश है। अपने मेहमान के लिए आप खामोश हैं। आपकी इंडियन नेवी का मेहमान था वो, उसके लिए आप खामोश हैं। तो इस कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है जो मोदी जी की विदेश नीति सर्व कर रही है? क्या हरदीप पुरी सरकार चला रहे हैं? क्या हरदीप पुरी तय कर रहे हैं विदेश नीति क्या होगी? और हरदीप पुरी क्यों तय कर रहे हैं हम सब जानते हैं। वो खुद स्वीकार कर चुके हैं चरणों में इंटरव्यू देके कि उनके नाम और उनकी बातचीत होती थी, वो जाते थे वहां पे एप्सिन के पास। तो क्या हम माने कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इजराइल के साथ साठगांठ और ईरान से संबंध खराब करने का मामला अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दांव पे लगा के, तो ये हरदीप पुरी उसके सूत्रधार हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं सरकार को। और अगर ऐसा है तो बड़ी चिंताजनक बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रफुल्ल जी, आप इधर हिंदुस्तान में जो हो रहा है गैस की किल्लत, बाकी इस पे आप क्या कहेंगे? आप जहां बैठे हैं, ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आप जहां बैठे हैं वहां चुनाव है, आजकल में चुनाव, कल परसों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आवाज नहीं, कलकत्ता का फूड, जी ठीक है, अब आ रही है। कलकत्ता का फूड स्ट्रीट बहुत नामी है, फेमस है। अब स्ट्रीट फूड यहाँ पर आकर के लोग खाते हैं, फुटपाथ पर अच्छा खाना मिलता है, स्वस्थ खाना मिलता है। तो यहाँ मेरा बेटा बता रहा था कि सॉल्ट लेक में कि समोसा का दाम बढ़ गया। लोग बोले थे कि रोटी, जो सूखी रोटी होती है, तवे की रोटी, उसकी कीमत बढ़ गई काफी। तो असर तो है और लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन चुनावी राज्य है। हमारे यहाँ दुर्गापुर प्लांट है, हमारी मुख्यमंत्री कोशिश कर रही है, उसमें कोशिश करती हुई दिख रही है कि इसको किसी तरह से मैनेज किया जाए। लेकिन ये अंततः मामला तो इतना आसान है नहीं। देखिए, इसमें 2-3 पक्ष है। पहली बात, जब सरकार कहती है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं ये सोचता हूं कि पैनिक कब क्रिएट होता है? पैनिक क्रिएट होता है ट्रस्ट डेफिसिट से। सरकार की बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए पैनिक है। बिल्कुल।
पैनिक पैदा होता है लो कॉन्फिडेंस से। सरकार की बातों में लोगों को कोई भरोसा नहीं है, भले ही ये संसद में जाकर के प्रतिनिधियों का समर्थन बहुमत हासिल कर लिए हो, लेकिन देश की जनता में इनके प्रति कोई विश्वास नहीं है। आते ही उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। भाई कल मैं सुन रहा था, उस दिन अपने चैनल पर उस दिन आने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन रविशंकर जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने तपस्या को ताप से जोड़ने की गलती की। अरे भले मानुष को कोई बताए कि बिना ताप के तप नहीं होता है। तपने का अर्थ ही होता है, तपस्या का अर्थ ही होता है तपना, अपने भीतर की आग से अपने खूब वासनाओं को जलाना। राहुल गांधी ने ऐसा कहा, किसी ने कह दिया होता, संस्कृत का पाठशाला तो नहीं है संसद, लेकिन किसी ने कह दिया होता कि आप जो कह रहे हैं तपस्या और ताप का संबंध और राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप जरा इसको ऑथेंटिकेट कीजिए तो कि राहुल गांधी ने गलत कहा था संसद में ही, तो लेने के देनी पड़ जाती। ये लोग देखिए, इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। तो मैं ये कह चाहता हूँ, ट्रंप भी जो है वो पलटेंद्र रहे हैं, पलटेंद्र ये भी पलटते रहे। ये तो शुरू हुए थे 2001-9 में, तो ये रिपब्लिकन नहीं थे, डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट से शुरू हुए, फिर रिपब्लिकन हुए, फिर क्या क्या होते हुए रिफॉर्मर हो गए। अभी इनका कोई अस्थिर दिमाग तो है नहीं। भारत सिर्फ किल्लत से नहीं, जिल्लत से गुजर रहा है सर। किल्लत भी है और जिल्लत भी है, अपमान से निरंतर गुजर रहा है भारत में। और एक बात यह भी हम लोग को ध्यान में रखनी ही होगी कि ऐसे किल्लत के समय को, ऐसे पैनिक के समय में नाजायज फायदा उठाने वाले लोग भी सामने आ जाते हैं। क्योंकि अभी अगर गैस उपलब्ध भी हो, जब गैस की कीमत, तमाम तरह की आपदा जब आएगा, तब देखा जाएगा। यह शुरू होने के पहले ही एक खास वर्ग ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। तमाम जगह पर भाव जो चीजें थी वो कीमतों में वृद्धि हो रही है न जाए, और इसको कोई नियंत्रित करने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो कहें जाकर के दाम चीजें क्यों बढ़ रही है, क्यों किचन बंद हो रहे हैं, क्यों बेस किचन बंद हो रहे हैं, क्यों क्लाउड किचन काम नहीं कर रहा है। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, तो इसके तहत में कैसे हम इस बात को विश्वास करें कि स्थिति ऐसा। चाइना ने तेल मंगाया, चाइना के पास रिस्क कैपिटाइट है, चाइना रिस्क ये कर सकता है, उसका रिस्क एनालिसिस है। भारत तो खाली अफवाह पर चलता है। इन्होंने बता दिया कि नहीं, भारत के लिए भी खुल गया है, भारतीय झंडा लगा करके लोग आएंगे, और ऐसा ही कह रहे थे सर। इसके बाद इसका खंडन भी हो गया 2 घंटा के बाद। तो हमारे पास जो है सो चाइना जो जोखिम उठा सकता है, हम नहीं उठा सकते हैं। ठीक ही कह रहे थे कि युद्ध के तुरंत बाद आप वहां पर जाते हैं, तुरंत पहले, और युद्ध शुरू हो जाता है, आपको खबर नहीं होती है, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन रहता है। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, आप कहीं और हैं। तो सिलेंडर ही नहीं, मैं क्या कहूँ, पार्लियामेंट के गेट पर ही कहा जाता था कि वो भी गायब है, वो भी गायब है, सिलेंडर भी गायब, सिलेंडर भी गायब। ये सब ठीक है कि नैरेटिव्स के लिए, लेकिन असल हकीकत यह है कि भारत के लोकतंत्र को बहुत झटका लग गया है, और इस इरा को, इस एज को इरा ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से याद किया जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं सर, क्योंकि इसने अपने अपने राष्ट्रों को डिस्ट्रक्ट किया। अमेरिका को जितनी क्षति ट्रंप ने पहुंचाई है, जितनी क्षति भारत को मोदी जी ने पहुंचाई है, उतनी क्षति और किसी ने पहुंचाई। दुनिया की जितनी आबादी है, उसमें एशिया में जो इतनी बड़ी आबादी है, कितनी दुनिया की आबादी है, 800 करोड़। 800 करोड़ आबादी में तो 200-300 करोड़ तो हम ही लोग रहते हैं, एशिया में ही रहते हैं लोग। तो आज एशिया को ये युद्ध का ये बनाया जा रहा है, और ये युद्ध बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एनर्जी संकट ही नहीं है, ये एनर्जी क्राइसिस ही नहीं है। ये जो क्राइसिस है, ये सबसे झूठ बोलने का ऐसा रिवाज हो गया है। पहले लोग बोलते थे ना कि संसद ने मिथ्या तो चलेगा, झूठ बोलना गलत है, क्योंकि मिथ्या को प्रमाणित नहीं किया सकता है कि झूठ है कि सच है कि झूठ है। तो मिथ्या की बात है। आज वहां पर पार्लियामेंट में बैठे हुए आज किस प्रकार का आचरण हो रहा था कि आप इसको मत दिखाइए। शकील सर कह रहे थे अभी कि आप इसको मत दिखाए, एफटीन का नाम मत लीजिए, हरदीप पुरी की बात मत कीजिए, वह तो एक्सपेंस हो गया। लेकिन हमारे जो शोभा है संसद के, निशिकांत दुबे जी, वो लगातार नाम लेते रहे। और जॉर्ज सोरेस तो ऐसा हो गया कि भारत में किसी भी महात्मा का इतना नाम नहीं लिया जाता होगा जितना जॉर्ज सोरेस का नाम लिया जाता है। और जब उनकी बेटी का शायद नाम वो दिखा रहे थे कि उनको पैसा मिला है, और ये सभी कनेक्शन क्लियर है और लोगों को पता नहीं है। अभी अंबानी ने जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया है, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो भारत में उनका कोई है नहीं। और ये सभी बड़े लोग जिनकी अभी आबादी 100-200 करोड़ रुपया जिनके पास है, वो सभी विदेश में बसने की तैयारी में लग गए हैं।
ये मल्टीनेशनल्स के युग में नेशनलिज्म का झंडा बहुत दिन तक बेच लिए। ये मल्टीनेशनल्स हैं, इनके अपने घर द्वार हैं, ये इन सारी पूंजी बाहर जा रही है। और एक युद्ध की स्थिति खत्म हो जाने के बाद भी एक ऐसी स्थिति रहेगी, आप देखेंगे, जिससे जनता का शोषण होता रहेगा। अभी अगर युद्ध में इतना खर्चा हो रहा है तो किसी को आमदनी हो रही होगी, कहीं क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कहीं क्रेडिट भी हो रहा होगा, दोनों जगह होता है। और इसका खर्चा भी जनता से वसूला जाएगा। इसलिए युद्ध समाप्ति के बाद भी फिलहाल कोई राहत मुझे तो नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, एक संप्रभु राष्ट्र के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि इस बात का यूएनओ को, अगर यूएनओ में कोई प्रभावशीलता है तो इस बात का होना चाहिए, किसी भी देश में दूसरे देश के मिलिट्री अड्डे को, मिलिट्री बेस को अमान्य कर दिया जाना चाहिए। एक आपराधिक कृत्य घोषित किया जाना चाहिए कि आप किसी दूसरे देश की संप्रभुता के भीतर में, उसके ज्योग्राफी के भीतर में अपना कम से कम सैन्य अड्डा नहीं शुरू कर सकते हैं, सैनिक बसावट नहीं कर सकते हैं। और जिसकी तमाम खुराफात की तरह ये अमेरिका ने धीरे 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 इसको शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं दुनिया की हालत आज क्या हो गई। इसलिए मुझे लगता है बहुत धीरज का समय है और बहुत धीरज के साथ पेमेंट नहीं हो रहा सर, सर्वर बंद है, गैस का सर्वर बंद है, अब बैंक का पेमेंट जो है सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कि सिक्योरिटी के लिए, वो रीजन उनका दे रहे हैं कि सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है, रेलवे का टिकट में दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, चक्का घूमता रहता है गोल 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 और कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तो हर चीज का एक संकट, एक कारण ढूंढ लिया जाता है, जो एक मतलब जिसको बोलते हैं कि मास्टर गोल्डन थम्स अप कारण होता है। ये हर कारण के पीछे गैस का दाम बढ़ गया है, इसलिए तमाम तरह की स्थितियां हो रही है, यह हो गया इसलिए ये हो रहा है। इस देश को जिस संकट में डाल दिया है मोदी जी ने, अब वो पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, अच्छा ही करते हैं, आगे क्या करेंगे, वही झूठ साँच बोलेंगे। राहुल गांधी उनको खोजते हैं क्योंकि पार्लियामेंट को जिलाए रखना भी इस समय में जरूरी है। पार्लियामेंट निरर्थकता के गर्त में पार्लियामेंट को धकेल दिया गया है। पार्लियामेंट में लोग झूठ बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पर झूठ बोल रहे हैं। इसकी पवित्रता थी कि पार्लियामेंट में अगर कोई बात कही गई है तो बात सही होगी, प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो बात सही होगी। लेकिन अब पहले ही नोशन हो जाता है कि पार्लियामेंट में अगर कुछ कहा जा रहा है तो अब वह बात सत्य नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो प्रचार है, वो विज्ञापन है। वो ज्ञापन नहीं, विज्ञापन है। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, इसके पहले ही करता है कि नहीं, इसको कहीं से देख लो कि सच है कि नहीं है। तो इसी स्थिति में है, हम क्या देशी स्थिति की हम लोग बात करेंगे और नहीं करेंगे। युद्ध तो अभी समाप्त हो, अभी इसी की कामना है, लेकिन युद्ध के बाद की स्थिति इतनी भयावह होगी कि मत पूछिए। कोविड-19 में जो वातावरण बना था उसका अनुभव का लाभ अभी उठाया जाएगा। के बाद ऑनलाइन काम होगा, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। पहले शांत हो, बाढ़ जाने के बाद घर को संभालना और कठिन होता है। बहुत क्योंकि युद्ध के बाद की आप बात कर रहे हैं, युद्ध के दौरान क्या स्थिति होगी या क्या हो रही है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसकी वानगी ऑलरेडी सामने है, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो ईरान और इजराइल, अमेरिका, इन तीन देशों, जिसमें दो देश एक साथ हैं, इजराइल और अमेरिका, सामने है ईरान। ईरान यहाँ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और तैयार हो भी क्यों, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला बोला अमेरिका ने। अमेरिका यहाँ एग्जिट पॉइंट ज़रूर खोज रहा है, लेकिन अपनी अकड़ के साथ अगर आप खोजेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे, और ये अमेरिका के हिस्से में वो अकड़ दिखाई दे रही है। और वहाँ की जो दूसरी एजेंसियाँ हैं वो बता रही हैं कि कैसे देश में या ईरान में जो कुछ चल रहा है उससे अमेरिका को घाटा हो रहा है। इधर भारत को क्या घाटा हो रहा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सड़कों पे और ख़ासकर एलपीजी गैस के जितने भी जहां रिफिलिंग सेंटर है या जहां से आप सिलेंडर लेके आते हैं, जो आप तक घर तक पहुंचाते रहे हैं, वहां पर आप लाइनों से समझ सकते हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो या राजधानी हो, हर जगह ये हालात बन